ओल्ड शान रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के महान बुजुर्ग थे, जिनकी साधना संप्रदाय नेता के बराबर थी, जो मार्शल पूर्वज क्षेत्र तक पहुंच गए थे। दूसरे शब्दों में, उनके सामने ये छोटी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 13 साल की लग रही थी, मार्शल पूर्वज क्षेत्र तक पहुंच गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों के माध्यम से किन्नान राजकुमारी मियाओ मियाओ के शरीर के भीतर एक छिपी रहस्यमय शक्ति को महसूस कर सकता था, जो किसी तरह ओल्ड शान से आगे निकल गई थी। राजकुमारी मियाओ मियाओ घबराई हुई लग रही थी और उसकी आकर्षक आंखें उसी पल बर्फीली हो गई। मेरे सेवक के रूप में, यदि आपने राजकुमारी को फिर से देखने की हिम्मत की, तो राजकुमारी आपको कोई दया नहीं दिखाएगी। इन शब्दों के कारण किन्नान तुरंत जाग गए, क्योंकि उन्होंने दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को वापस ले लिया और एक अलग दृष्टिकोण से राजकुमारी मियाओ मियाओ की ओर देखा। हालांकि किन्नान इस राजकुमारी मियाओ मियाओ को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने उसकी साधना का पता चलने के बाद तुरंत बदला लेने की कोशिश करना छोड़ दिया और खुद को बदकिस्मत मान लिया। किन्नान ने एक गहरी सांस ली, फिर शांत भाव से कहा, राजकुमारी मियाओ मियाओ, जब तुम इतनी शक्तिशाली हो तो तुम मेरी गोलियां लेने की जहमत क्यों उठाती हो? मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें मुझे वापस कर दोगी और अब से हम अलग हो जाएंगे। अगर वो इस राजकुमारी मियाओ मियाओ के खिलाफ नहीं जा सकता था, तो क्या वो उससे छिप नहीं सकता था? राजकुमारी मियाओ मियाओ ने उस पर एक नजर डाली और एक अप्रिय लहजे में कहा, क्या एक नौकर का यही रवैया होना चाहिए? अगर तुमने अपने खून की एक बूंद का इस्तेमाल करके मेरे साथ खून का समझौता नहीं किया होता, जिसके तहत मुझे तुमसे 100 मील के दायरे में रहने की अनुमति नहीं थी, तो मैं बहुत पहले ही चला गया होता। जहां तक तुम्हारी गोलियों की बात है, तो ये एक नौकर के तौर पर तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे उन्हें वापस चाहते हो, ये देखते हुए कि ये तुम्हारा पहला नौकर है और तुम अभी इतने समझदार नहीं हो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत दयालु हूं। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने एक संतुष्ट मुस्कान दी, मानो उसका निर्णय बुद्धिमानी भरा और शानदार था। यह सुनकर किन्नान को लगभग खून की उल्टी आ गई। खून का समझौता करते हुए, उसे 100 मील के भीतर रहने पर प्रतिबंध लगाते हुए, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपने जीवन के बाकी समय इस राजकुमारी मियाओ मियाओ के साथ रहना होगा? अपनी सारी गोलियां खाने के बाद इस तरह बेशर्मी से यह कहना जैसे कि यह सामान्य ज्ञान है। किन्नान का चेहरा तुरंत अप्रिय हो गया, क्योंकि उसने राजकुमारी मियाओ मियाओ को ठंडे अंदाज में देखा और एक एक शब्द में कहा, राजकुमारी मियाओ मियाओ, तुम सीमा पार मत करो। उस पल किन्नान के पीछे 10 सुनहरी किरणें दिखाई दी। साथ ही हवा में दिव्य युद्ध आत्मा की धुंधली आकृति तैर रही थी। राजकुमारी मियाओ मियाओ किन्नान को सबक सिखाने वाली थी, लेकिन उसके सामने दिव्य युद्ध आत्मा को देखकर उसकी हरकतें रुक गई। मैंने अब अपना मानव रूप पुनः प्राप्त कर लिया है। अपनी कमजोर अवस्था में भी मैं अपनी पिछली अवस्था से अतुलनीय रूप से अधिक शक्तिशाली हूं। आज मैं देखूंगी कि मात्र 10वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल आत्मा कितनी गूढ़ है। राजकुमारी मियाओ मियाओ की आंखों ने तीखी नजर डाली और एक जोरदार धमाके के साथ उसके छोटे से शरीर से दिव्य युद्ध आत्मा की ओर एक शक्तिशाली बल उत्सर्जित हुआ। धमाका, एक विस्फोट सुना जा सकता था। राजकुमारी मियाओ मियाओ का चेहरा पीला पड़ गया और वो 10 कदम पीछे गिर गई। उसकी आंखें पूरी तरह सदमे से भर गई। उस पल वो तुच्छ 10वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल आत्मा से एक अकल्पनीय बल को महसूस कर सकती थी। अपनी चरम साधना में भी वो बल को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगी। अगर ऐसा है, तो 10वीं कक्षा के इस हुआंग ने मार्शल स्पिरिट को रैंक किया। ये किस तरह की मार्शल स्पिरिट है? इसमें इतनी भयानक ताकत क्यों है? राजकुमारी मियाओ मियाओ की प्रतिक्रिया को देखकर, हालांकि किन्नान को वास्तव में नहीं पता था कि क्या हो रहा था, वो थोड़ा महसूस कर सकता था कि राजकुमारी मियाओ मियाओ ने उसकी दिव्य युद्ध आत्मा के साथ एक प्रतियोगिता शुरू की थी, जिसमें दिव्य युद्ध आत्मा ने उसे हरा दिया।
परिणाम ने निस्संदेह किन्नान को अपने विचारों को शांत करने के लिए प्रेरित किया। दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त करने का उसका इरादा उसे विस्मय में छोड़ना था, और परिणाम ने उसे निराश नहीं किया। ये विचार आते ही किन्नान के चेहरे पर एक खोखली हंसी दिखाई दी, जैसा कि उसने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि मैं किसी भी समय धमकाने के लिए स्वतंत्र हूं? राजकुमारी मियाओ मियाओ ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, मैं मानती हूं कि आपकी मार्शल स्पिरिट शक्तिशाली है, लेकिन अगर ये रक्त संधि के प्रतिबंध के कारण मुझे आपको मारने से मना नहीं करता, तो क्या आपको लगता है कि आपकी मार्शल स्पिरिट मुझे रोकने के लिए पर्याप्त है? किन्नान चुप हो गई। उसके शब्द निश्चित रूप से सही थे। एक मार्शल स्पिरिट केवल एक मार्शल स्पिरिट होता है, उसकी अपनी ताकत अधिक महत्वपूर्ण होती है। हालांकि वास्तव में शब्दों ने किन्नान को राहत भरी सांस छोड़ने के लिए प्रेरित किया। अगर वो उसे नहीं मार सकती थी, तो इसका मतलब था कि कम से कम उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। हालांकि राजकुमारी मियाओ मियाओ अपने विचारों में डूबी हुई थी। इससे पहले कि उसकी आंखें चमक उठती, उसने कहा, राजकुमारी की दासी के रूप में मैं आपकी गोलियां मुफ्त में नहीं लूंगी। मैंने 10,000 मार्शल सम्राट गोलियां, 1,00,000 जियांटियन गोलियां, एक सम्राट समृद्ध गोली खा ली है। इसलिए अब मैं आपको एटाविस्टिक आध्यात्मिक तरल की 20 बूंदें दूंगी। क्या तुम मुझे अतावी आध्यात्मिक द्रव्य की 20 बूंदें दोगे? किन्नान स्तब्ध रह गया। उसे थोड़ा संदेह हुआ, मानो उसने गलत सुना हो। इससे पहले उसने अतावी आध्यात्मिक द्रव्य की केवल 3 बूंदें पी थी, जिससे उसके शरीर में अतावी क्यूई पहली परत के जियांटियन दायरे तक पहुंच गई थी। अगर वो अतावी आध्यात्मिक द्रव्य की सभी 20 बूंदें पी लेता, तो क्या इसका मतलब यह था कि उसकी साधना कम से कम तीसरी परत के जियांटियन दायरे तक पहुंच जाएगी? राजकुमारी मियाओ मियाओ ने एक चंचल मुस्कान दी, जो उसे एक प्यारी सी शक्ल देती हुई बोली, अगर तुम्हें अतावी आध्यात्मिक द्रव्य की 20 बूंदें चाहिए, तो तुम्हें मुझसे एक चीज का वादा करना होगा। कौन सी चीज? किन्नान के हावभाव थोड़े बदल गए। ये आसान है, राजकुमारी मियाओ मियाओ ने गंभीर भाव से कहा, रक्त संधि के कारण हम दोनों अगले 10 सालों में अलग नहीं हो सकते। इसलिए मेरी कुछ विनती है। सबसे पहले, मेरी पहचान किसी को मत बताना, और हम किसी को अपने रहस्य नहीं बताएंगे। दूसरी बात, मैं अब आपकी गोलियां नहीं छीनूंगी, बल्कि बदले में उन्हें लाभ के साथ बदल दूंगी। तीसरी बात, राजकुमारी की दासी के रूप में राजकुमारी मियाओ मियाओ ने एक बार में 6 विनती की, इससे पहले कि वो आखिरकार बोलती। उसकी आंखें अब अर्धचंद्राकार हो गई थी। जब उसने कहा, मेरी सारी विनती है, क्या तुम स्वीकार करते हो? केवल ये विनती? किन्नान थोड़ा चौंका। राजकुमारी मियाओ मियाओ हमेशा से निर्दयी और जिद्दी रही थी, लेकिन उसने जो विनती की थी, वो वास्तव में एक दूसरे के साथ सहयोग करने की थी। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने उसे घूरते हुए कहा, क्या? अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत कम है, तो मैं कुछ और जोड़कर बहुत खुश हूं। ये कहते हुए राजकुमारी मियाओ मियाओ अपने दिल में उदास महसूस करती थी। अगर ये दिव्य युद्ध आत्मा के लिए नहीं होता, तो मैं, राजकुमारी, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात क्यों करती? इसे तुरंत लूट लेना ही सही रास्ता था। किन्नान ने कुछ देर हिचकिचाहट दिखाई, फिर सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। हालांकि क्या तुम्हें पहले मुझे एटाविस्टिक आध्यात्मिक द्रव की 20 बूंदें नहीं देनी चाहिए? राजकुमारी मियाओ मियाओ इस बार सीधी थी, और उसने अपनी सफेद जेड जैसी उंगली किन्नान की ओर बढ़ाई। इसके बाद उसकी उंगली की नोक से एटाविस्टिक आध्यात्मिक द्रव की 20 बूंदें निकली। किन्नान की आंखें चमक उठीं। उसने एक जेड जार निकाला और जल्दी से उसमें एटाविस्टिक आध्यात्मिक द्रव की 20 बूंदें जमा कर दी। एटाविस्टिक आध्यात्मिक द्रव की 20 बूंदों में निहित अपार शक्ति को महसूस करते हुए किन्नान के चेहरे पर सहज ही मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे तुरंत संतुष्टि महसूस हुई, और उसने अपनी मुट्ठियां एक साथ लाते हुए कहा, धन्यवाद राजकुमारी मियाओ मियाओ। किन्नान ने पहली बार उसे राजकुमारी कहा था।
राजकुमारी मियाओ मियाओ के चेहरे पर यह शब्द सुनकर शर्म आ गई, मानो वो नशे में हो। उसकी आंखें संतुष्टि से चमक उठीं। उसने हाथ हिलाया और उत्साहित स्वर में कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। छोटी नान, तुम्हारी राजकुमारी बहुत अच्छी लगती है। आज से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। किन्नान ने छोटी नान शब्दों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसकी आंखें चमक उठीं। सच में राजकुमारी मियाओ मियाओ ने एक छोटी लोमड़ी की तरह अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, बेशक, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे पर्याप्त गोलियां देनी होंगी। ओह! किन्नान ने बोलना जारी नहीं रखा, क्योंकि अचानक उसके मन में एक सवाल आया। राजकुमारी मियाओ मियाओ एक मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ है, जिनका साधना आधार ओल्ड शान के बराबर है। क्या उसे अपने साथ रखना उसकी सुरक्षा की अतिरिक्त गारंटी नहीं माना जाता? हालांकि उसे उसकी गोलियां चुकानी पड़ी, लेकिन साधारण मार्शल पूर्वज विशेषज्ञों को मात्र गोलियों के साथ नियंत्रित करना असंभव था। उस पल किन्नान को आखिरकार एहसास हुआ, राजकुमारी मियाओ मियाओ का उसके साथ होना इतना दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम नहीं था। किन्नान को एटाविस्टिक आध्यात्मिक द्रव की 20 बूंदों को परिष्कृत करने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वो राजकुमारी मियाओ मियाओ के साथ ओल्ड शान का दौरा किया। ओल्ड शान से मिलने के 3 मुख्य कारण थे। सबसे पहले, बाहरी डोमेन परीक्षण में यह सब ओल्ड शान का हस्तक्षेप था, जिसने किन्नान को खुद को खतरे में डालने से छुटकारा दिलाया। इसलिए किन्नान के लिए अपना आभार व्यक्त करना जरूरी था। दूसरे, किन्नान की वर्तमान साधना केवल आधे जियांटियन दायरे में थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर एटाविस्टिक क्यूई तीसरी परत के जियांटियन दायरे के बराबर थी। इसलिए किन्नान को इसके रहस्यों को समझने के लिए ओल्ड शान से मदद लेनी पड़ी। तीसरे, राजकुमारी मियाओ मियाओ के रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में अचानक प्रकट होने के साथ, जिसकी साधना बेहद शक्तिशाली थी, उसे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए निश्चित रूप से एक पहचान की आवश्यकता होगी। जैसे ही किन्नान और राजकुमारी मियाओ मियाओ ने कौशल पुस्तकालय के बगल में स्थित मंडप में कदम रखा, बूढ़े शान की अप्रिय आवाज सुनाई दी, किन्नान, युवा लड़के, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आए हो? यह बूढ़ा आदमी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तुम यहां किसी को भी लाए हो? आउटर डोमेन ट्रायल के बाद बूढ़ा शान किन्नान के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि उससे कुछ सवाल पूछ सके। इसके बावजूद किन्नान को आने में बहुत समय लग गया, इसलिए जाहिर है वो दुखी होगा। अब किन्नान को यहां एक बाहरी व्यक्ति को लाते हुए देखकर बूढ़े शान का चेहरा और भी ज्यादा मुड़ गया, क्योंकि उसने राजकुमारी मियाओ मियाओ को देखा और कठोर स्वर में कहा, तुम यहां एक छोटी लड़की को क्यों लाए हो? शब्दों को सुनकर किन्नान के होंठ बुरी तरह मुड़ गए। वो कुछ कहने वाला था, लेकिन अंत में चुप रहना चुना। राजकुमारी मियाओ मियाओ, जैसा कि अपेक्षित था, शब्द सुनकर खुश नहीं थी। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसने कहा, बूढ़े आदमी, तुमने क्या कहा? छोटी लड़की कौन है? अगर तुम मुझे 5 लाख जियांटियन गोलियां मुआवजे के तौर पर नहीं दोगे, तो राजकुमारी तुम्हें माफ नहीं करेगी। बूढ़े शान की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह भोली भाली दिखने वाली छोटी लड़की इतनी घृणा से भरी होगी, जो तुरंत 500 जियांटियन गोलियां मुआवजे की मांग करेगी। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के महान बुजुर्ग के रूप में बूढ़े शान का यह पहला मौका था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने उसे ब्लैकमेल करने की हिम्मत की। छोटी लड़की, अपनी बातों पर ध्यान दो। बूढ़े शान ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे उसके शरीर से एक अदृश्य दबाव निकलकर इमारत में भर गया हो। मेरी बातों पर ध्यान दो। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और गर्व भरे लहजे में कहा, राजकुमारी अपनी बातों पर कभी ध्यान नहीं देती। जैसे ही शब्द बोले गए, राजकुमारी मियाओ मियाओ के शरीर से एक भयानक आभा निकली। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर अपनी शीत निद्रा से जाग गया हो।
जिसने अचानक अपना मुंह खोल दिया हो। उस पल बूढ़े शान के हावभाव बहुत बदल गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सुंदर छोटी लड़की में इतनी भयानक साधना होगी, जो उससे थोड़ी ज्यादा मजबूत थी। उस पल बूढ़े शान के दिमाग में सैकड़ों विचार उड़े। एक पल के बाद उसने आखिरकार अपने विचारों को इकट्ठा किया और खांसी छोड़ने से पहले किन्नान की ओर देखा और कहा, किन्नान जवान लड़का, ये छोटी लड़की, ये राजकुमारी, ये कौन है? किन्नान ने राजकुमारी को एक नजर देखा ताकि ये सुंदरे राजकुमारी क्रोधित न हो जाए। इससे पहले कि वो बूढ़े शान के पास जाए और उसके कान में फुसफुसाए। ये बिना कहीं स्पष्ट था कि किन्नान राजकुमारी मियाओ मियाओ की असली पहचान नहीं बताएगा। उसने केवल राजकुमारी मियाओ मियाओ को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जिसका किन कबीले को दायित्व था, और वो विशेष रूप से उसे प्रशिक्षित करने के लिए यहां थी। बूढ़े शान को शब्द सुनने के बाद कोई संदेह नहीं था। कई महान विशेषज्ञों ने अपने उत्तराधिकारियों को गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया। हालांकि बूढ़ा शान हैरान था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन्नान इस राजकुमारी मियाओ मियाओ से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इतना भाग्यशाली होगा। बूढ़े शान के चेहरे पर एक अजीब सी भावना दिखाई दी जब उसने कहा, तो तुम राजकुमारी मियाओ मियाओ हो। मैं अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी मुझे माफ कर देगी। ये सुनकर राजकुमारी मियाओ मियाओ का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। पहले की तरह पूरी तरह से दबंग आभा हो गई, क्योंकि उसका स्वर आश्चर्यजनक रूप से कोमल हो गया। वाह बूढ़े आदमी, तुम बहुत प्यारे हो। मेरी आंखें शक्तिशाली हैं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक समझदार बूढ़े आदमी हो। आओ आओ, मुझे फिर से राजकुमारी कहो, मुझे फिर से राजकुमारी कहो। बूढ़े शान का शरीर तुरंत सख्त हो गया। वो रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का महान बुजुर्ग, एक प्यारा और समझदार बूढ़ा आदमी कहा जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे पागल होने की अनुमति नहीं थी। किन्नान लगभग हंस पड़ा जब उसने देखा कि ओल्ड शान राजकुमारी मियाओ मियाओ के सामने ईंट की दीवार से टकरा रहा है। इससे उसे अपने पिछले अनुभवों के बारे में बेहतर महसूस हुआ। वैसे ओल्ड शान, राजकुमारी मियाओ मियाओ लंबे समय तक मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप उसके लिए एक पहचान की व्यवस्था कर सकते हैं। किन्नान ने तत्काल स्वर में कहा, कोई समस्या नहीं। यह सुनकर बूढ़ा शान ऊर्जावान हो गया। उसने एक संक्षिप्त विराम के बाद कहा, यदि राजकुमारी रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में रहने का फैसला करती है, तो हम उसे निश्चित रूप से सम्माननीय बुजुर्ग की पहचान देंगे। ऐसी पहचान केवल महान बुजुर्ग और संप्रदाय के नेता के नीचे होती है, संप्रदाय के नियमों के अलावा किसी भी प्रतिबंध के बिना। राजकुमारी, इस पर आपके क्या विचार हैं? राजकुमारी मियाओ मियाओ खुशी से डूब गई जब बूढ़े शान ने उसे 2 बार लगातार राजकुमारी के रूप में संबोधित किया। बूढ़ी शान की ओर उसकी नजर तुरंत कोमल हो गई। अगर समझदारी से व्यवहार करने की जरूरत नहीं होती, तो वो निश्चित रूप से तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लेती। सम्माननीय बुजुर्ग होना ठीक है। मुझे हर महीने कितनी गोलियां मिल सकती हैं? राजकुमारी मियाओ मियाओ ने अपनी आंखें झपकाई। इस संबंध में बूढ़ा शान एक पल के लिए हिचकिचाया। फिर उसने कहा, हर महीने 1 लाख मार्शल सम्राट गोलियां, मेरे जैसे ही लाभ। यह सुनकर किन्नान तुरंत दंग रह गया। 1 लाख मार्शल सम्राट गोलियां? राजकुमारी मियाओ मियाओ को हर महीने बिना किसी जिम्मेदारी के 1 लाख मार्शल सम्राट गोलियां मिलेंगी? राजकुमारी मियाओ मियाओ ने तुरंत प्रसन्न स्वर में उत्तर दिया, बूढ़े आदमी, बस यही रहने दो। अब से मैं तुम्हारे संप्रदाय का माननीय बुजुर्ग बनूंगा। बूढ़े शान की आंखों में खुशी की एक अदृश्य झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने फिर सौदा पक्का कर लिया। दूसरी ओर किन्नान अभी भी इस पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्नान को लुओहे साम्राज्य के शीर्ष 4 संप्रदायों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा का कोई अंदाजा नहीं था। अगर मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय में
राजकुमारी मियाओ मियाओ जैसा एक और मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ होता तो ये अन्य संप्रदायों को बहुत बड़ा झटका देता। संप्रदायों के बीच एक मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ को युद्ध शक्ति का शिखर माना जाता था। ओल्ड शान के विचार में हर महीने मात्र 1 लाख मार्शल सम्राट गोलियों की कीमत पर मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ को आकर्षित करना एक सौदा माना जाता था। राजकुमारी मियाओ मियाओ को उसका बैज देने के बाद ओल्ड शान अविश्वसनीय रूप से खुश था, क्योंकि उसने किन नान को एक स्कारलेट फंगेट पर्पल ड्रैगन बैज दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बैज को फिर से मत तोड़ो। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारी मार्शल स्पिरिट का ग्रेड वास्तव में क्या है? तुमने दूसरी परत के जियांटियन दायरे नांगोंग चेंग को कैसे हराया जब तुम्हारी साधना केवल आधे जियांटियन दायरे में थी? अपने शब्दों के बीच में ओल्ड शान ने किन नान की ओर एक तीखी नजर डाली। यह सुनने के बाद किन नान को स्पष्ट रूप से पता था कि बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में मिले रहस्यमय काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने निश्चित रूप से ओल्ड शान से मुलाकात की थी। मैं तुम्हें अभी अपना मार्शल स्पिरिट ग्रेड नहीं बता सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकते हो। किन नान ने बिना देर किए ईमानदारी से कहा, जहां तक दूसरे स्तर की जियांटियन क्षेत्र साधना से किसी को हराने की बात है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि मुझे एक प्रकार का अतावी आध्यात्मिक द्रव मिला है, जिसने मेरी क्यूई को भस्म होने के बाद अतावी क्यूई में बदल दिया। मैं इस यात्रा के दौरान इस पर आपकी मदद मांगने वाला था। बूढ़े शान ने बिना कोई सवाल किए अपना सिर हिलाया। फिर उसने शांति से कहा, तो ये अतावी क्यूई था। अब आपको अतावी कल्टीवेटर माना जाता है। अतावी कल्टीवेशन का मतलब अतावी क्यूई की साधना है। अतावी क्यूई की साधना दूसरों की साधना से अलग है, क्योंकि आपकी साधना दूसरों की नजर में आधे जियांटियन क्षेत्र में रहेगी। जब आपके शरीर में संचित क्यूई 10वीं परत के जियांटियन क्षेत्र तक पहुंच जाती है, तो आप बाधा को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं और मार्शल सम्राट साधक बन सकते हैं। किन नान चौंक गया और कुछ देर के लिए अपने विचारों में डूब गया। फिर उसने पूछा, बूढ़े शान, हमारी साधना और अताविक साधना में क्या अंतर है? केवल अंतर यह है कि अताविक साधना के लिए साधना की गति अविश्वसनीय रूप से तेज है, लेकिन मार्शल सम्राट क्षेत्र में बाधा को तोड़ने की कठिनाई सामान्य साधकों की तुलना में 3 गुना कठिन होगी। बूढ़े शान ने किन नान की ओर देखा, जैसे कि वो सब कुछ देख पा रहा हो, और कहा, मुझे डर है कि आपको पहली परत के जियांटियन क्षेत्र तक पहुंचने में केवल 1 महीने का समय लगा, है ना? किन नान ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में उसे केवल 2 दिन लगे। बूढ़े शान ने राजकुमारी मियाओ मियाओ की ओर देखा, जैसे कि उसने कुछ खोज लिया हो। फिर सलाह देने वाले लहजे में कहा, किन्नान, मेरे वरिष्ठ भाई को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मुझे तुम्हें याद दिलाना है। भले ही अताविक साधना तुम्हें तीव्र गति से सुधारने में मदद करती है, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के कई शिष्यों ने इसकी तीव्र सुधार गति के लिए अताविक साधना के मार्ग पर जाने का विकल्प चुना, लेकिन वे पिछले 10 वर्षों में अभी तक मार्शल सम्राट दायरे तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक कि 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले एक सुपर जीनियस को भी अताविक साधक बनने के बाद मार्शल सम्राट बनने में 5 साल और अनगिनत संसाधन लगे। किन नान ने प्राप्त जानकारी पर विचार करते हुए अपना सिर हिलाना जारी रखा, जिससे उसे उस मार्ग के बारे में स्पष्ट दृष्टि मिल गई जिसे उसने अपनाने की योजना बनाई थी। अताविक साधकों के लिए वैवाहिक सम्राट दायरे की बाधा को तोड़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। हालांकि तब तक उसकी दिव्य युद्ध आत्मा सबसे अधिक संभावना जुआनरैंक की होगी, है ना? अगर ये जुआनरैंक वाली मार्शल आत्मा बन जाती तो एटाविस्टिक कल्टीवेशन के नकारात्मक पक्ष को नजरअंदाज किया जा सकता था। उनके बगल में राजकुमारी मियाओ मियाओ ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ सिकोड़े। इसके बावजूद उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजकुमारी द्वारा बोला गया हर शब्द उसके लिए अविश्वसनीय रूप से कीमती था। ओल्ड शान से मिलने के बाद किन नान ने राजकुमारी मियाओ मियाओ को पीछे छोड़ दिया और खुद ही कौशल पुस्तकालय में चले गए। जैसा कि ओल्ड शान ने बताया था,
एटाविस्टिक कल्टीवेशन की खेती की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जिसका मतलब था कि उन्हें इस पर बहुत अधिक समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए किन नान ने मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन जाने से पहले 10 दिन बिताने की योजना बनाई, ताकि वे खुद को तैयार करने के लिए आंतरिक शिष्यों द्वारा छोड़े गए खेती के नोट्स को देख सकें। चूंकि किन नान अब मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में प्रसिद्ध हो चुके थे, जब वे स्किल्स लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो काले वस्त्र पहने बुजुर्ग दंग रह गए और तुरंत किन नान का अभिवादन किया और आगे की ओर ले गए। इसके बाद स्किल्स लाइब्रेरी ने घोषणा की कि तीसरी मंजिल का रखरखाव किया जाएगा। सभी शिष्यों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ये जगह मेरे लिए स्वर्ग की परिभाषा है। किन नान की आंखों ने अपने आसपास की प्राचीन पुस्तकों को स्कैन किया और उनकी आंखें भूखे भेड़िए की तरह जुनून की लपटों से जल उठीं। उसने तुरंत एक के बाद एक किताबें उठाईं और तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में किन नान ने मार्शल स्किल सीखने में खुद को पूरी तरह से डुबो लिया था। हालांकि किन नान को कुछ चौंकाने वाली घटनाओं का कोई सुराग नहीं था, जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में तब हुई जब वो स्किल्स लाइब्रेरी में व्यस्त था। सबसे पहले जब एक आंतरिक बुजुर्ग आंतरिक शिष्यों के एक समूह को पढ़ा रहा था, तो एक छोटी लड़की अचानक प्रकट हुई और उसने आंतरिक बुजुर्ग को डांटा, जिससे वो मौके पर ही क्रोधित हो गया और छोटी लड़की पर हमला कर दिया। बुजुर्ग को बुरी तरह पीटा गया और उसके पास मौजूद सभी गोलियां लूट ली गई। दूसरी घटना और भी अविश्वसनीय थी। अनुशासन के हॉल के नेता को अनुशासन के हॉल के रास्ते में लूट लिया गया, जिससे उसकी सभी गोलियां खो गई। इन दो घटनाओं ने ओल्ड शान को तुरंत चौंका दिया, जिसकी पहली प्रतिक्रिया राजकुमारी मियाओ मियाओ की तलाश करना था, और कुछ अज्ञात शर्तों पर सहमत होने के बाद राजकुमारी मियाओ मियाओ ने आखिरकार लूटपाट करना बंद कर दिया। खैर, ये बिना कहे ही स्पष्ट था कि गोलियां मालिकों को वापस नहीं की गई। इसके बाद रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक कहानी फैली। कोई इस लड़की की तुलना में संप्रदाय के नेता को नाराज करना ज्यादा पसंद करेगा। 8 दिन तेजी से बीत गए। कौशल पुस्तकालय की तीसरी मंजिल पर किन नान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो उसकी आंखों में अनगिनत सितारे टिमटिमा रहे हों। 8 दिनों की अवधि में किन नान ने तीसरी मंजिल की सभी प्राचीन पुस्तकों को पढ़ना समाप्त कर दिया, जिससे उन्हें उनसे बहुत लाभ हुआ। उदाहरण के लिए, किन नान ने सीखा कि रहस्यमय क्षेत्र के ऊपर एक उच्च क्षेत्र है जिसे बल संचय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बल को इकट्ठा करने में सक्षम था। बेहद भयानक। इतना ही नहीं, पढ़ने के इन 8 दिनों में मार्शल स्किल्स की उनकी समझ में जबरदस्त सुधार हुआ। सरल शब्दों में, किन नान अब एक मध्यम श्रेणी के मार्शल कौशल का आविष्कार कर सकता था। जितनी अवधि में एक धूप बत्ती जलती है, वो आसानी से एक दिन में एक उन्नत श्रेणी के मार्शल कौशल का आविष्कार कर सकता था। जहां तक अंतिम कौशल की बात है, ये समय की बात नहीं थी। ये सब भाग्य और किस्मत पर निर्भर था। अब जब मैंने तीसरी मंजिल में सभी प्राचीन पुस्तकों को पढ़ना समाप्त कर दिया है, तो शेष 2 दिनों में मैं 7 घातक पापों को परिष्कृत करूंगा। किन नान ने अपना मन बना लिया। 7 घातक पापों को प्राप्त करने के बाद उनके पास उन्हें परिष्कृत करने का कभी समय नहीं था। अब ऐसा करने का मौका था, ताकि वो अपनी इच्छा से उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सके। किन नान ने तुरंत अपने भंडारण बैग से 7 प्राचीन कृपाण निकाली, जो सुपरबिया, इनविडिया, इरा, ट्रिस्टिटिया, अवेरिटिया, गुला, लक्सुरिया थी, और उन्हें अपने सामने रख दिया। हथियारों को रहस्यमयी हथियार, हाउटियन हथियार, जियांटियन हथियार, सम्राट हथियार और डोमिनेटर हथियार में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि ये 7 घातक पाप रहस्यमयी हथियारों की श्रेणी के थे, लेकिन उनके भीतर एक बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई थी। अगर इसे जगाया जाए तो वे हाउटियन हथियारों से कमजोर नहीं होंगे। किन नान की आंखें जोश से चमक उठीं।
रहस्यमयी हथियार आसानी से मिल जाते थे, लेकिन हाउटियन हथियार बेहद दुर्लभ थे। यहां तक कि साधारण आंतरिक शिष्यों को भी हाउटियन हथियार खोजने में मुश्किल होती। 7 घातक पापों का तो जिक्र ही न करें, जिसमें 7 कृपाण शामिल थे। अगर उन्हें जगाया जाए तो वे 7 हाउटियन हथियार होंगे, जिन्हें किसी भी साधारण हाउटियन हथियार से ज्यादा शक्तिशाली विनाशकारी संरचना में जोड़ा जा सकता है। किन नान ने अपने विचार वापस लिए और 7 प्राचीन कृपाणों पर नजर डाली। उनमें से प्रत्येक में बर्फबारी का संकेत दिखाई दिया, जो एक तीखे कृपाण इरादे की तरह महसूस हुआ, जो किसी भी समय सब कुछ नष्ट करने में सक्षम था। मेरे खून में मेरी आत्मा समाहित थी, मेरी इच्छा के विलय के साथ ब्रह्मांड में टपक रही थी। किन नान ने अपनी उंगली की नोक को काटा और प्राचीन कृपाणों पर खून की 7 बूंदें गिरा दी, जो तब अवशोषित हो गई। 7 घातक पापों को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए उसे अपने खून से उन्हें सबसे सरल विधि, रक्त टपकाने की विधि का उपयोग करके परिष्कृत करना पड़ा, ताकि वो खुद को और हथियारों को एक में मिला सके। हालांकि जैसे ही खून 7 प्राचीन कृपाणों में टपका, उनमें से प्रत्येक ने जोरदार कंपन किया और भिनभिनाना शुरू कर दिया। कृपाणों से किन नान के दिमाग में 7 अलग अलग इरादे निकले, जो हिंसक रूप से विद्रोह कर रहे थे। रहस्यमय हथियारों के रूप में कृपाणों में चेतना की भावना थी। इसके अलावा 7 घातक पाप साधारण रहस्यमय हथियार नहीं थे, इसलिए वे निश्चित रूप से रक्त से परिष्कृत होने के बाद विद्रोह करेंगे। किन नान को गर्व, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, लालच, लोलुपता और वासना के साथ अलग अलग नकारात्मक इरादे महसूस हो रहे थे, जो उसके दिमाग को भर रहे थे। उसके विचारों को भस्म करने और पूरी तरह से विनाश लाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे मार्शल हार्ट को बहुत पहले परिष्कृत किया गया था, जिसे महाद्वीप पर एक पौराणिक मिथक माना जाता था। ये मात्र नकारात्मक इरादे मुझे बाधित करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? किन नान ने बड़बड़ाया, क्योंकि उसकी आंखों में चमक थी। उसने नकारात्मक इरादों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए हथियारों को परिष्कृत करना जारी रखा। समय तेजी से बीत गया। एक दिन और रात बीत गई। किन नान के सामने 7 प्राचीन कृपाण कंपन करने लगे, फिर शक्तिशाली कृपाण इरादे का उत्सर्जन किया, जो किन नान के साथ जुड़ गया और एक में विलीन हो गया। परिष्करण आखिरकार समाप्त हो गया है। आज से आप 7 कृपाण मेरे पक्ष में लड़ेंगे। चिंता मत करो, भविष्य में आप सभी को हाउटियन हथियारों की ताकत बहाल करना संभव है। किन नान 7 प्राचीन कृपाणों से एक कमजोर चेतना को महसूस कर सकता था, जिससे उसकी आंखें उत्साह से झिलमिला उठीं, क्योंकि उसने ये बात गंभीर स्वर में कही। 7 प्राचीन कृपाणों ने एक भन-भनाहट की, जैसे कि वे जयकार कर रहे हों। समय समाप्त हो गया है, मुझे डोजो जाना चाहिए। किन नान जमीन से उठे और एक ध्वनि संचालन रून निकाला और अपनी इच्छा शक्ति डाली। ध्वनि संचालन रून राजकुमारी मियाओ मियाओ से एक उपहार था, ताकि वो अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके उसके साथ संवाद कर सके। इसके बाद किन नान और नहीं रुके और कौशल पुस्तकालय छोड़ दिया। आउटर डोमेन डोजो में हुआंगलोंग, मोजिशान, जू यू और दाहू कुछ समय पहले ही आ चुके थे। इतना ही नहीं, डोजो के आसपास कई शिष्यों की भीड़ थी। कुछ शिष्य तो इनर डोमेन के शिष्य भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में हर 2 साल में एक बार ही प्रवेश किया जा सकता था। जो लोग वहां से वापस आते थे, वे इनर डोमेन के शिष्यों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली बन जाते थे। इसलिए ये इनर डोमेन के शिष्य ये देखने के लिए यहां आए थे कि इस बार उम्मीदवारों के रूप में किसे चुना गया है। बेशक वे सबसे अधिक उस व्यक्ति में रुचि रखते थे जिसने आउटर डोमेन ट्रायल में ऐसा दृश्य बनाया। किन नान अपनी पीठ पर 7 घातक पापों को ढोते हुए, किन नान की असाधारण उपस्थिति ने तुरंत भीड़ का ध्यान आकर्षित किया, जिससे जगह जीवंत हो गई। देखो, ये किन नान है, आउटर डोमेन ट्रायल का पहला स्थान। तो वो किन नान है? वाह, उसे देखकर ही लगता है कि वो असाधारण है।
कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना शक्तिशाली है। वाह, किन्नान अपनी पीठ पर 7 घातक पापों को धोते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वो वास्तव में वो व्यक्ति है जिसने अपनी आधी जियांटियन दायरे की ताकत से दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे के प्रतिद्वंद्वी को हराया था। उसे देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। टस्क, तुम्हारे बाल लंबे हैं, लेकिन तुम ज्ञान में कम हो। तुम्हें सचमुच कोई अंदाजा नहीं है। किन्नान एक अताविक साधक है। वो आधा जियांटियन दायरा कैसे हो सकता है? उसकी साधना पहले स्तर के जियांटियन दायरे के बराबर है, ठीक है? तो क्या वो अभी भी सुंदर है? क्या तुम सहमत नहीं हो? मैं सहमत हूं। किन्नान भीर को देखकर दंग रह गया। उसने खुद के इतने प्रसिद्ध होने की उम्मीद नहीं की थी। पहले जब भी वो दिखाई देता था, उसे अनगिनत डांटें मिलती थी। अब ऐसा लग रहा था कि वो इन आंतरिक डोमेन शिष्यों का आदर्श बन गया है। हुआंगलोंग और अन्य लोगों ने अपने दिल में आह भरी। वे किन्नान की प्रतिभा के बराबर थे। कौन जानता था कि किन्नान पहले ही उन्हें पीछे छोड़ चुका था और उसका नाम संप्रदाय में प्रसिद्ध हो चुका था। इस बीच आकाश से एक शक्तिशाली आभा आती हुई महसूस की जा सकती थी, जिसके साथ ही एक अत्याचारी चिल्लाहट आई। चुप रहो। ये चिल्लाहट मार्शल सम्राट के दबाव से भरी हुई थी, जिसने सभी को एक विशाल पर्वत की तरह दबा दिया। जैसे ही सभी ने आवाज की ओर अपना सिर उठाया, जीवंत भीड़ तुरंत चुप हो गई। एक बूढ़ा आदमी काले लबादे में, तीखी नुकीली भौहों के साथ, जो उसे एक भयावह रूप दे रही थी, हवा में उनकी ओर चला आया। बूढ़े आदमी को देखकर किन्नान थोड़ा भ्रमित हो गया। उसे लगा जैसे उसने इस बूढ़े आदमी को काले लबादे में पहले भी देखा हो। काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति डोजो में आया और हुआंगलोंग के समूह पर नजर डाली। फिर शांत स्वर में कहा, मैं आंतरिक शिष्यों का तीसरा बड़ा आदमी हूं। मेरा नाम मो किंग है। मुझे संप्रदाय से आदेश मिला है कि मैं आप पांचों को मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में लाऊं। ये कहते ही मो किंग की नजर तुरंत किन्नान पर चली गई और जानलेवा इरादे के साथ उसने खोखली हंसी के साथ कहा, तो तुम किन्नान हो? मुझे तुम में बहुत दिलचस्पी है। उसके शब्दों ने भीड़ को विस्मय में डाल दिया। किन्नान के हाव भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति उसे क्यों परिचित लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डर मो किंग मो ली के पिता थे। किन्नान ने गहरी सांस ली और उसके दिमाग में विचारों की एक श्रृंखला चल पड़ी। वो और मो ली एक दूसरे के प्रति पानी और आग की तरह असहिष्णु थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसने 4 हॉल लीडरों की मदद से मो ली को अनुशासन हॉल में 10 साल की कैद में भेज दिया था। मो ली के पिता के रूप में मो किंग के लिए इसे इतनी आसानी से जाने देना असंभव होगा। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद किन्नान ने शांत भाव से एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठियां एक साथ लाते हुए कहा, एल्डर मो का ध्यान आकर्षित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। शिष्यों की भीड़ के चेहरों पर एक अजीब भाव था। भले ही उन्हें किन्नान और मो किंग के बीच संघर्ष का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन वे दोनों के बीच के अजीब माहौल को आसानी से महसूस कर सकते थे। मो किंग ने एक विकृत भाव के साथ कहा, सम्मान? सम्मान मेरे गधे। किन्नान, मेरे बेटे मो ली का आपसे कोई लेना देना नहीं था। उसने बस कुछ शब्द कहे और आपने उसे 10 साल के लिए कैद कर दिया। क्या आप आंतरिक शिष्यों के तीसरे बड़े के लिए कोई सम्मान रखते हैं? मो किंग के शब्द वज्रपात की तरह महसूस हुए, जिससे कई शिष्यों के दिमाग में हलचल मच गई। उस पल सभी के चेहरे आश्चर्य से भर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्नान का आंतरिक शिष्यों के तीसरे बड़े के साथ ऐसा व्यक्तिगत संघर्ष होगा। मो किंग की फटकार का सामना करते हुए किन्नान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि उन्होंने शांति से उत्तर दिया, बड़े मो, एक आंतरिक शिष्य बड़े के रूप में आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। मो ली को कैद करने का निर्णय अनुशासन हॉल के नेता का था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। यह सुनकर आंतरिक डोमेन के शिष्य उत्साहित हो गए। अफवाहों के अनुसार किन्नान न तो स्वर्ग से डरता था और न ही पृथ्वी से,
जब कोई उसे परेशान करने आता तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पीछे हटा देता था। वे अपनी आंखों से किन्नान और आंतरिक शिष्यों के तीसरे बड़े के बीच तनाव को देखने का मौका पाकर कैसे उत्साहित नहीं हो सकते थे? हाँ, 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 तुम सही हो। मैं तुम्हारे साथ इस विषय पर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मो किंग की अभिव्यक्ति शांत हो गई, जैसे कि वो बिल्कुल भी नाराज नहीं था। हालांकि अगले ही पल उसका स्वर तुरंत बदल गया। किन्नान, एक अताविक साधक के रूप में आपकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी। मुझे चिंता है कि आपकी साधना गड़बड़ा सकती है। इसलिए मैं आपको मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में जाने से पहले अपने मार्शल कौशल का उपयोग करना सिखाऊंगा। इसके बाद मो किंग ने जमीन पर अपना पैर पटका और अपनी उंगली किन्नान की ओर इशारा की। मार्शल सम्राट दायरे की ताकत की उपस्थिति के बिना भी उसकी आभा डराने वाली थी। उस पल हर शिष्य अचंभित था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर मो किंग इतने निर्दयी होंगे कि जनता के सामने किन्नान पर हमला करेंगे। पिछले आउटर डोमेन ट्रायल में जब आउटर डोमेन के पहले एल्डर और डिसिप्लिनरी हॉल के वाइस लीडर ने किन्नान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो 4 हॉल लीडर भी क्रोधित हो गए थे। एल्डर मो किंग को किन्नान पर सीधे हमला करने का आत्मविश्वास कहां से मिला? न केवल शिष्य अचंभित थे, बल्कि किन्नान भी खुद को जमीन पर जड़वत पाया। किन्नान ने अनुमान लगाया था कि मो किंग यहां उसे परेशान करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि मो किंग तुरंत ऐसा करेंगे। क्या यह हो सकता है कि मो किंग इतने क्रोधित थे कि वे अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में विफल रहे? आंतरिक शिष्यों में से तीसरे एल्डर, जिनकी साधना मार्शल सम्राट दायरे तक पहुंच गई थी, क्या वो ऐसी किसी बात पर अपनी तर्कसंगता खो देंगे? जब किन्नान का मन विभिन्न विचारों से भरा हुआ था तो शक्तिशाली उंगली उसके कंधे पर आकर लगी और उसे भेद गई, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। हामफना, किन्नान का चेहरा कांप उठा। उसके कंधे में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक परत जम गई। मैंने अपनी ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया है और तुम इसे चकमा भी नहीं दे सकते। तुम्हारी प्रतिक्रिया का समय बहुत धीमा है। तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है। मो किंग की आंखें ठंडी चमक उठीं। उसने फिर से जमीन पर अपना पैर पटका। ध्यान से देखो। मो किंग ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार ये एक उंगली नहीं थी, बल्कि कुल 3 उंगलियां थी। उंगलियां किन्नान के पैरों और उसके डेंटियन पर निशाना साध रही थी। अगर ये 3 उंगलियां किन्नान पर पड़ती तो भले ही उसकी जान को कोई खतरा न हो, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो जाता, जिसे ठीक होने में 1 महीने से ज्यादा समय लग जाता। किन्नान के हाव भाव बहुत बदल गए। खतरे का वह एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसके पूरे शरीर में तनाव पैदा कर रहा था। उसने 8 रहस्यमयी कदमों को अधिकतम सीमा तक पूरा किया, अपनी गति को सीमा तक बढ़ाया और एक तरफ चकमा दिया। हालांकि वो केवल 2 हमलों को चकमा देने में कामयाब रहा, क्योंकि आखिरी हमला किन्नान के बाएं पैर पर लगा। हामफना, किन्नान का चेहरा पीला पड़ गया, यहां तक कि वो अपने कंधे और बाएं पैर से आने वाले दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका। एल्डर मो किंग का व्यवहार क्रूर था और उसने इन 2 हमलों में एक अजीब ताकत जोड़ दी। ये अजीब ताकत किन्नान के शरीर में स्वतंत्र रूप से घूमती रही, जिसने उसके दर्द को कम से कम 10 गुना बढ़ा दिया। ये देखकर शिष्यों की भीड़ चकित रह गई। अब उन्हें एहसास हुआ कि एल्डर मो किंग अपने हाथों से किन्नान को बुरी तरह पीटने के लिए यहां आए थे। किन्नान ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखों से एक मजबूत हत्या का इरादा निकल आया, जबकि उसने कहा, तुम मेरी साधना की परवाह क्यों करोगे? मो किंग, अगर तुम मुझे निशाना बनाना चाहते हो तो बस इतना कह दो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं, किन्नान, एक दयालु व्यक्ति नहीं हूं। अगर तुम आज मुझे नहीं मारते तो मेरे बदला लेने के लिए तैयार रहो। बदला? क्या हुआ? तुम इतना दर्द भी नहीं झेल सकते? ऐसा लगता है कि जब तुम एक अतार्किक साधक बन गए तो तुम्हारी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी, जिससे तुम में बहुत सारी खामियां रह गई। अगर ऐसा है
तो चूंकि तुम भविष्य में बहुत संभावना वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, इसलिए मैं आज ही तुम्हारे डेंटियन को नष्ट कर दूंगा और गोलियों से उसका पुनर्निर्माण करूंगा ताकि तुम फिर से शुरुआत कर सको। मोक किंग के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी, जिसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, अपनी पूरी आभा को समेटा और अपनी हथेली से किन नान की दिशा में हमला किया। इस बार उसने किन नान के डेंटियन को टुकड़ों में कुचलने की योजना बनाई। हुआंग लोंग के 4 लोगों का समूह ये देखकर दंग रह गया। हालांकि अगर वे मदद करना चाहते थे तो भी उनके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। पीला चेहरा लिए किन नान की आंखों में क्रोध की लपटें निकल रही थी जब उसने मोक किंग को अपने पास आते देखा। मोक किंग, तुम्हारी हिम्मत है। मोक किंग की आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। वास्तव में वो जानता था कि ओल्ड शान को किन नान से बहुत उम्मीदें थी। हालांकि अब उसके पीछे किसी का समर्थन था, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि उसी पल अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। तुम मेरे नौकर को धमकाने की हिम्मत करोगे? एक शक्तिशाली आभा महसूस की जा सकती थी, जैसे किसी भूतपूर्व और क्रूर जानवर का आगमन हो गया हो। राजकुमारी मियाओ मियाओ आ गई थी। मोक किंग की हरकतें सख्त हो गई। मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने वाले और समृद्ध युद्ध के अनुभवों वाले व्यक्ति के रूप में उसने सहज रूप से एक बड़े खतरे को महसूस किया। अगर उसने अपना हमला नहीं रोकने का फैसला किया तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। उस पल बिना किसी हिचकिचाहट के मोक किंग का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसने घुसपैठिए की ओर अपनी नजर घुमाने से पहले अपना हमला पूरी तरह से वापस ले लिया। वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि आखिर कौन उसके लिए इतना बड़ा खतरा पैदा करने में सक्षम है। एक नजर में मोक किंग अवाक रह गया। न केवल मोक किंग अवाक रह गया, बल्कि पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि हस्तक्षेप करने वाला एक भोली भाली दिखने वाली छोटी लड़की लग रही थी। एक छोटी लड़की जो 12 या 13 साल की लग रही थी। उसे एल्डर मोक किंग की हरकतों को रोकने की हिम्मत कहां से मिली? राजकुमारी मियाओ मियाओ को देखकर किन नान का दिल ढीला पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, यहां जो कुछ हुआ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद ही इसे संभालूंगा। हालांकि किन नान ने राजकुमारी मियाओ मियाओ के साथ साझेदारी का रिश्ता स्थापित कर लिया था, लेकिन राजकुमारी मियाओ मियाओ के लिए उसकी मदद करना कोई बाध्यता नहीं थी। इसके अलावा किन नान उसकी मदद नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसका कोई एहसान नहीं चुकाना चाहता था। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने किन नान की तरफ देखा भी नहीं। इसके बजाय उसके बर्फीले चेहरे पर आकर्षक आंखों की जोड़ी ने गुस्से के साथ मोक किंग को घूरा। मोक किंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसके बजाय उसके विचार शांत हो गए। उसे शुरू में लगा कि संप्रदाय का नेता किन नान को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया है, लेकिन वह एक छोटी लड़की निकली। वो तो एक छोटी लड़की है, मैं क्यों डरूंगा? मोक किंग तब एक खतरनाक दुश्मन की उपस्थिति का पता लगाने की अपनी सहज प्रवृत्ति पर हंसा। एक छोटी लड़की किस तरह का खतरा पैदा कर सकती है? ये जरूर कोई गलती होगी। मुझे परवाह नहीं कि ये किसका बच्चा है। अब अपने घर वापस जाओ और मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। मोक किंग ने राजकुमारी मियाओ मियाओ को तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। क्या तुम सच में? राजकुमारी मियाओ मियाओ अचानक हंस पड़ी। ये फूलों के खिलने जैसा आकर्षक था, क्योंकि उसकी छोटी सी आकृति ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उस क्षण मार्शल पूर्वज क्षेत्र की दमनकारी आभा एक ड्रैगन की तरह आसमान की ओर उड़ रही थी। भीड़ की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल पर्वत उन पर भयानक तरीके से टूटकर गिर रहा हो। मोक किंग की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई, क्योंकि उसकी आंखों में भय का एक संकेत भर गया था, जिससे उसका शरीर जोर से कांप रहा था। आखिर क्या हो रहा है? एक छोटी लड़की मार्शल पूर्वज क्षेत्र की आभा उत्सर्जित कर रही है। 12 साल की बच्ची जैसी दिखने वाली ये सुंदर छोटी लड़की एक भयानक मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ है। तुम
मो किंग का चेहरा सदमे से भर गया, क्योंकि उसने राजकुमारी मियाओ मियाओ पर अपनी उंगली उठाई। एक आंतरिक शिष्य के तीसरे बुजुर्ग या मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के शिष्टाचार को पूरी तरह से खो दिया। वो एक भी वाक्य नहीं बोल पाने में असमर्थ होकर बड़बड़ाता रहा। क्या तुम? अपना मुंह बंद करो। राजकुमारी मियाओ मियाओ क्रोधित हो गई और उसने अपना हाथ हिलाया। पिए। मो किंग ने एक चीख निकाली। उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी जानवर ने वार किया हो, जो अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था, जिससे उसका दिमाग भन भना रहा था। शिष्यों की भीड़ ने अपने जबड़े खोले, क्योंकि उन्होंने देखा कि अत्याचारी एल्डर मो किंग एक थप्पड़ से उड़ गए। तुमने एक बुजुर्ग को मारने की हिम्मत की। मैं कसम खाता हूं कि मैं। मो किंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आंतरिक शिष्य के तीसरे बड़े और शीर्ष मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ बनने के बाद उसे कब से थप्पड़ मारा गया था, जिसने उसे उच्च स्थान पर पहुंचा दिया था। उस पल वो पूरी तरह से पागल हो गया। वो पूरी तरह से भूल गया कि उसके सामने ये छोटी लड़की मार्शल पूर्वज क्षेत्र की ताकत रखती थी। हालांकि वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका। पिए। एक और जोरदार थप्पड़ सुना जा सकता था। एल्डर मो किंग ने एक और दर्दनाक चीख निकाली। हालांकि ये राजकुमारी मियाओ मियाओ थी जो पागल हो गई। तुम बूढ़े बकवास, तुमने मेरे नौकर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। पिए। पापा 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 पापा। मो किंग के चेहरे पर थप्पड़ों की एक श्रृंखला आंधी की तरह गिरी। इस तरह के हिंसक और चौंकाने वाले दृश्य ने हर शिष्य के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी सुंदर, शक्तिशाली छोटी लड़की इतनी हिंसक हो सकती है। ये देखकर किन्नान के चेहरे पर एक भावहीन भाव देखा जा सकता था। उसकी धारणा के अनुसार राजकुमारी मियाओ मियाओ एक अक्षम्य बदमाश की तरह थी, जिसने उसकी गोलियां बेरमी से लूट ली। भले ही वो अब राजकुमारी मियाओ मियाओ के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन ऐसा उनके बीच बने खून के समझौते के कारण था, जिससे उन्हें सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज अत्याचारी बदमाश राजकुमारी मियाओ मियाओ अब उसके लिए आंतरिक शिष्यों के तीसरे बुजुर्ग को पीट रही थी। उस पल किन्नान को किसी तरह लगा कि ये बदमाश राजकुमारी मियाओ मियाओ काफी प्यारी है। अंत में जब राजकुमारी मियाओ मियाओ ने कुल मिलाकर 99 थप्पड़ मारे, तो वो रुकी और ठंडे स्वर में पूछा, तो क्या आप मानते हैं कि आप गलत हैं? भीड़ की निगाहें एल्डर मो किंग पर पड़ी, जिससे वे गहरी सांस लेने लगे। पहले दबंग एल्डर मो किंग अब सूजे हुए चेहरे पर थे, जो सुअर जैसा दिख रहा था। उनकी आंखें छोटे छोटे छेदों में धंसी हुई थी, जो डर की गहरी भावना से भरी हुई थी। राजकुमारी मियाओ मियाओ का सवाल सुनकर मो किंग की आंखें चमक उठीं, मानो उसे बचने का रास्ता मिल गया हो, और वो बुदबुदाया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे जाने दो। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने एक कर्कश आवाज निकाली और उसे एक तरफ से देखा। मुझे राजकुमारी कहो। मो किंग ने तुरंत कहा, राजकुमारी, राजकुमारी, मुझे जाने दो। मैं राजकुमारी से विनती करता हूं कि वह मुझे जाने दे। राजकुमारी मियाओ मियाओ के ठंडे चेहरे के भाव तुरंत पिघल गए और वो हंस पड़ी और मो किंग के सिर को पालतू जानवर की तरह थपथपाते हुए बोली, बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये पुराना कबार काफी समझदार है। अब से और अधिक आज्ञाकारी बनना याद रखना, समझे? जब भी तुम मुझे देखो, कम से कम 3 बार मुझे राजकुमारी कहो। वैसे क्या तुम्हारे पास गोलियां हैं? मुझे कुछ उधार दो और मैं भविष्य में उन्हें वापस कर दूंगा। मो किंग दंग रह गया। किन्नान दंग रह गया। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई दंग रह गया। क्या ये परिवर्तन बहुत तेजी से नहीं हो रहा है? क्या वो अभी अविश्वसनीय रूप से पागल नहीं थी, लेकिन अब वो इतनी मिलनसार लग रही है? और गोलियां उधार लेने के मामले में एक मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ एक मार्शल सम्राट साधक से गोलियां क्यों उधार लेगा? क्या यह स्पष्ट रूप से लूट नहीं है? मो किंग पूरी तरह से अपने विचारों से भटक गया। उसे अचानक पता नहीं चला कि क्या कहना है।
राजकुमारी मियाओ मियाओ का चेहरा तुरंत उदास हो गया, क्योंकि उसने ठंडे स्वर में पूछा, आप अनिच्छुक लग रहे हैं। मो किंग तुरंत कांप उठा, क्योंकि उसने जल्दी से अपना स्टोरेज बैग निकाला। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने स्टोरेज बैग छीन लिया और उसका चेहरा फिर से खुशी से भर गया। फिर उसने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मो किंग तुरंत खुश हो गया। उसके दिमाग में अभी एक ही विचार था कि इस बुरे सपने से भरी जगह को छोड़ देना चाहिए। ये देखने के बाद किन नान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसे रोकने ही वाला था। हर कोई जानता था कि उसके पास स्कारलेट फंगेट पर्पल ड्रैगन बैज था और वो व्यक्तिगत रूप से ओल्ड शान के करीब था। इसके बावजूद मो किंग ने फिर भी सार्वजनिक रूप से उस पर हमला करने की हिम्मत की, जिसका मतलब था कि पर्दे के पीछे कोई उसका समर्थन कर रहा था। इसलिए किन नान को यह जानना था कि उसके पीछे मो किंग का समर्थन कौन कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, राजकुमारी मियाओ मियाओ ने अचानक कहा, रुको। मो किंग की आकृति उसके रास्ते में रुक गई और उसे रोने का मन हुआ। इस बार ये छोटा शैतान क्या चाहता है? राजकुमारी मियाओ मियाओ ने एक ठंडी अभिव्यक्ति धारण की और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी जब उसने कहा, अपने पीछे के लोगों से कहो कि किन नान मेरा आदमी है। मुझे परवाह नहीं है कि वे कौन है, चाहे वे बुजुर्ग हों या हॉल लीडर हों या यहां तक कि संप्रदाय के नेता हों। अगर आप में से किसी ने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की तो मैं आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पछताने दूंगी। छोटा वाक्य पूरी तरह से दबंग था। शिष्यों की भीड़ ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि वे उसकी दबंगता से पूरी तरह से स्तब्ध थे। केवल किन नान ने अपने दिल में गर्मजोशी का उछाल महसूस किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह राजकुमारी मियाओ मियाओ, जिसने उसकी सभी गोलियां खा ली थी, महत्वपूर्ण क्षणों में उसका इतना समर्थन और संरक्षण करेगी। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने कुछ देर रुकने से पहले कहा, बेशक, अगर आप लोग पर्याप्त गोलियां देते हैं तो बेझिझक किन नान को धमकाएं। किन नान, शिष्यों की भीड़। मो किंग एक अनाड़ी अवस्था में अपने निवास पर लौट आया और अपने घावों का इलाज करने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान घटना के बारे में सोचकर उसे और भी गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ अगर वो मार्शल पूर्वज क्षेत्र में है? मार्शल पूर्वज साधक होने का मतलब है कि वह जो चाहे कर सकती है। मो किंग ने अपने दांत भींचे। उसके दिमाग में तुरंत एक दुष्ट साजिश आ गई। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी साजिश को अंजाम दे पाता, संप्रदाय में चौंकाने वाली खबर फैल गई। एक आंतरिक शिष्य बुजुर्ग को लूट लिया गया था। अनुशासन हॉल लीडर को लूट लिया गया था। अपराधी एक छोटी लड़की थी जो खुद को राजकुमारी मियाओ मियाओ कहती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राजकुमारी मियाओ मियाओ रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय की एक सम्माननीय बुजुर्ग लग रही थी। उस पल मो किंग पूरी तरह से अपने विचारों से भटक गया। यहां तक कि अनुशासन हॉल लीडर को भी लूट लिया गया था और उसने खुद का बदला लेने की हिम्मत नहीं की। आंतरिक शिष्यों के तीसरे बड़े को बदला लेने का अधिकार किसने दिया? अंत में मो किंग बेहद उदास था। कि नान की पृष्ठभूमि कैसी है? न केवल बूढ़ा शान उससे प्यार करता है, बल्कि अब उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास एक मार्शल पूर्वज भी है। ओह ओह। बाहरी डोमेन डोजो में शिष्यों की भीड़, जिसमें बाहरी डोमेन और आंतरिक डोमेन दोनों शामिल थे, ने किन नान को सम्मानपूर्वक देखा। शिष्य मूर्ख नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि एल्डर मो किंग ने सार्वजनिक रूप से किन नान पर हमला करने की हिम्मत की, तो वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में कोई शक्तिशाली व्यक्ति किन नान से निपटने के लिए उसका समर्थन कर रहा है। हालांकि हमले के बीच में राजकुमारी मियाओ मियाओ के हस्तक्षेप की उम्मीद कौन कर सकता था, जो एक मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ भी निकली। एक दुर्जेय पृष्ठभूमि के अलावा किन नान अब एक मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित था। यह कितना पागलपन था। भीड़ की निगाहों को भांप कर किन नान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान छोड़ी। इसके बावजूद उसके दिल में आश्चर्यजनक रूप से गर्मजोशी का एहसास हुआ।
एक गहरी सांस लेने के बाद किन्नान राजकुमारी मियाओ मियाओ के पास गया और धीरे से कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि अधीरता से अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे परेशान मत करो। ये कहने के बाद वो उत्साहित भाव से अपने हाथों में स्टोरेज बैग के साथ खेलने लगी। उसकी आंखों में वासना की झलक थी। किन्नान ने अपने होठों को हिलते हुए महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ईमानदारी से की गई कृतज्ञता को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बाद किन्नान जमीन पर बैठ गया और अपने घावों को ठीक करने के लिए ध्यान लगाने लगा। थोड़ी देर बाद आकाश से प्रकाश की एक किरण उस स्थान पर पहुंची जो एक बूढ़ा सफेद बालों वाला आदमी निकला। बूढ़ा आदमी एक घोड़े की पूंछ की झाड़ू पकड़े हुए था, जिससे वो एक दाववादी जैसा दिख रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली आभामो किंग से थोड़ी ज्यादा तेज थी। बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि आंतरिक शिष्यों में से दूसरा बड़ा झांग ताई था। झांग ताई ने शिष्यों की भीड़ को देखा और जैसे ही उसकी नजर राजकुमारी मियाओ मियाओ पर पड़ी, उसकी आंखों में डर का भाव भर गया। इसके बाद उसने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, अभी की घटना के कारण मैं, झांग ताई, आप लोगों को मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन तक ले जाऊंगा। चूंकि बहुत समय बर्बाद हो गया है, इसलिए मैं बकवास करने में और समय बर्बाद नहीं करूंगा। तुम पांचों एक बार मेरे साथ आओ। किन्नान, हुआंगलोंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और बूढ़े आदमी का अनुसरण किया। उनके पीछे निस्संदेह राजकुमारी मियाओ मियाओ थी। रक्त संधि की बाध्यता के कारण राजकुमारी मियाओ मियाओ और किन्नान को एक दूसरे से 100 मील की दूरी पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए राजकुमारी मियाओ मियाओ के पास मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन तक उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन लुओहे साम्राज्य के पश्चिम में ऑटम स्टार नामक महासागर पर स्थित था। ऑटम स्टार महासागर लुओहे साम्राज्य के 3 मुख्य महासागरों में से एक था। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि शरद ऋतु के दौरान महासागर अविश्वसनीय रूप से पारदर्शी हो जाता है, जो आकाश में सितारों को पूरी तरह से दर्शाता है। ऑटम स्टार महासागर के बगल में एक विशाल पर्वत स्थित था। चूंकि ये ऑटम स्टार महासागर के अपेक्षाकृत करीब था, इसलिए इसका नाम ऑटम माउंटेन रखा गया। हालांकि ऑटम माउंटेन तियानफे माउंटेन जितना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन ऑटम माउंटेन पर अनगिनत जानवर और खजाने थे, जिसने कई दुष्ट साधकों को पहाड़ का पता लगाने के लिए यहां आकर्षित किया। कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ों को खोजने की कोशिश की। लुओहे साम्राज्य के शीर्ष 4 संप्रदाय मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप में जाने से पहले हर बार शरद ऋतु पर्वत पर आराम करते थे। 10 दिनों से अधिक समय के बाद झांग ताई ने किन्नान, अन्य लोगों और राजकुमारी मियाओ मियाओ का नेतृत्व किया, जब तक कि वे शरद ऋतु पर्वत पर नहीं पहुंच गए। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए आवंटित स्थान एक पहाड़ की चोटी पर था। पहाड़ वास्तव में एक चट्टान था, और जो लोग चट्टान से कूदते थे वे खुद को शरद ऋतु सितारा महासागर के पानी में पाते थे। झांग ताई ने समूह की ओर देखा और कहा, मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप खुलने में अभी 5 दिन बाकी है। इन 5 दिनों में आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति है। हालांकि याद रखें कि हर बार जब मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप खुलने वाला होता है, तो शरद ऋतु पर्वत पर दुष्ट साधकों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। ये स्थान खतरे से भरा है। यहां किसी के साथ संघर्ष न करने का प्रयास करें। आप में से प्रत्येक इनमें से एक बैज ले। यदि कोई खतरा है तो तुरंत बैज को तोड़ दें, और मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाऊंगा। समूह ने अपना सिर हिलाया और झांग ताई से बैज प्राप्त किए। हालांकि किसी का भी इधर उधर रुकने का इरादा नहीं था। केवल 3 दिन बचे थे, इसलिए सभी ने साहसिक कार्य करने के बजाय साधना करने के लिए समय का उपयोग करने का फैसला किया। किन्नान और राजकुमारी मियाओ मियाओ एक कमरे में दाखिल हुए। इससे पहले कि किन्नान खेती कर पाता,
राजकुमारी मियाओ मियाओ ने गुप्त स्वर में कहा, किन्नान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कौन सी चीज? किन्नान ने चिंता के भाव से उत्तर दिया। हालांकि राजकुमारी मियाओ मियाओ ने पहले भी उसकी मदद की थी, फिर भी किन्नान राजकुमारी मियाओ मियाओ के व्यक्तित्व पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। यहां एक नक्शा है, शरद ऋतु पर्वत तक नक्शे का अनुसरण करें और वहां सब कुछ प्राप्त करें। बेशक, आप जो कुछ भी इकट्ठा करेंगे वो मेरा होगा। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने नक्शे का एक टुकड़ा निकाला और उसे किन्नान को दे दिया। आपको यह नक्शा कहां से मिला? मुझे वहां किस तरह का सामान मिलेगा? किन्नान को तुरंत खोया हुआ महसूस हुआ। आप इसकी चिंता न करें, राजकुमारी मियाओ मियाओ ने कहा। जहां तक सामान की बात है, यह क्रिस्टलीय फूल है। अगर नक्शे में कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो आपको कुल मिलाकर क्रिस्टलीय फूलों के 80 डंठल मिलने चाहिए। हालांकि क्रिस्टलीय फूलों को अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी का माना जाता है, फिर भी प्रत्येक डंठल की कीमत लगभग 1000 मार्शल सम्राट गोलियां होनी चाहिए। क्या? किन्नान चौंक गया। भले ही उसने पहले कभी क्रिस्टलीय फूलों के बारे में नहीं सुना था। 1000 मार्शल सम्राट गोलियों की कीमत के साथ? क्या इसका मतलब यह था कि क्रिस्टलीय फूलों के 80 डंठल 80,000 मार्शल सम्राट गोलियों के बराबर थे? किन्नान ने एक गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यह सबसे अधिक खतरनाक होने वाला है। अगर मैं गया तो हमें कमाई को आधा आधा बांटना होगा। आधा? राजकुमारी मियाओ मियाओ ने हंसते हुए कहा, किन्नान, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है और तुम अभी भी इसका आधा हिस्सा चाहते हो? अगर मैंने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया होता तो तुम उससे अपंग हो जाते, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। मैंने शुरू में सोचा था कि तुम न्यायप्रिय व्यक्ति हो, लेकिन अब तुम बहुत निराश करने वाले हो। रुको रुको रुको, किन्नान तुरंत अवाक रह गया। खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं खोज पाया। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। शुरू में जब राजकुमारी मियाओ मियाओ ने उसे बचाया तो वो बहुत भावुक हो गया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि इसके पीछे का कारण ये था कि वो उस पर कोई उपकार करे। ठीक है, मैं ये करूंगा। किन्नान ने अपने दांत भींचे और नक्शा प्राप्त किया। किसी भी तरह राजकुमारी मियाओ मियाओ ने उसे एक बार बचाया था, जो एक उपकार के रूप में काम आया। हालांकि किन्नान ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो हमेशा उन लोगों के प्रति आभारी था जिन्होंने उसकी मदद की थी। इसलिए उसने ऐसा करने के लिए बाध्य महसूस किया। वैसे रक्त संधि के कारण हमें एक दूसरे से 100 मील की दूरी पर रहना होगा। जब मैं क्रिस्टलीय फूल इकट्ठा करने जाऊंगा तो तुम कहाँ रहोगे? तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? किन्नान ने महत्वपूर्ण प्रश्न याद करने के बाद पूछा। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने शरद पर्वत पर नजर डाली और एक भयानक आभा उत्सर्जित की, इससे पहले कि वो कहती, मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। किन्नान राजकुमारी मियाओ मियाओ की योजना के बारे में पूछना जारी रखने में बहुत आलसी था। किन्नान की नजर में ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी मियाओ मियाओ रहस्यों से भरी हुई थी जिसे वो समझ नहीं सकता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने अपने छोटे से मस्तिष्क में पहले से ही रक्त संधि को ध्यान में रखा हुआ था। इसके बाद किन्नान ने नक्शा लिया और अकेले ही शरद पर्वत की ओर चल पड़ा। शरद पर्वत एक प्रकार के पेड़ों से भरा हुआ था, जो अविश्वसनीय रूप से विशाल थे और उनमें बहुत सारे पत्ते थे, जिससे कोई भी आसानी से छिप सकता था। किन्नान ने अपनी आभा वापस ले ली और नक्शे पर चिन्हित स्थान की ओर तेजी से बढ़ते हुए रहस्यमय 8 कदम उठाए। नक्शे के अनुसार क्रिस्टलीय फूल मुझसे बहुत दूर नहीं है, केवल 20 मील दूर है, किन्नान ने मन ही मन सोचा, जबकि उसकी आंखें चुपचाप आसपास के वातावरण को देख रही थी। बाकी की यात्रा में किन्नान को दुष्ट साधकों के 3 समूह मिले। ऐसा लग रहा था कि ये दुष्ट साधक पहाड़ पर जानवरों को मारने के लिए एक दूसरे के साथ मिल गए थे, या वे कुछ ढूंढ रहे होंगे। हालांकि ये दुष्ट साधक अपेक्षाकृत कमजोर थे। सबसे मजबूत के पास
सिर्फ 10वीं परत की बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधना थी। 5 मील बचे हैं। किन नान ने अपना फिगर रोका और नक्शा देखा। उसकी आंखों में उत्साह का भाव था। हालांकि उसे इससे कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन वो 80,000 मार्शल सम्राट की गोलियों का सामना करते हुए शांत नहीं रह सकता था। इस बीच आगे से एक लड़ाई की आवाज सुनाई दी। आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह संभवतः साधकों के बीच की लड़ाई थी। ऑटम माउंटेन पर कई दुष्ट साधक थे। उनके लिए सामग्री और खजाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना काफी आम बात थी। मुझे एक नजर डालने दो। किन नान ने निर्णय लेने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर उस जगह पर चले गए जहां से आवाज आ रही थी। एक युवती ने एक लंबी हरी पोशाक पहनी हुई थी जो थोड़ी फटी हुई थी और उसकी पीली त्वचा को उजागर कर रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा पूरी तरह से सदमे से भरा हुआ था। युवती के सामने 3 भारी भरकम आदमी थे। इन तीनों पुरुषों में एक क्रूर भावना थी, जिनके पास प्रथम स्तर के जियांटियन क्षेत्र की साधना के आधार थे। मदद। शरद ऋतु पर्वत पर आपकी मदद करने की हिम्मत कौन कर सकता है? तीनों पुरुषों के नेता ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, लड़की, हालांकि तुम किंग एनवी संप्रदाय की एक शिष्या हो, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम शरद ऋतु पर्वत के 3 गुंडों में फंस गई हो। यदि तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो और हमें गोलियां और अच्छी सेवा दो, तो शायद हम तुम्हारी जान बचा सकें। उनकी बातें सुनकर महिला का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसकी आकर्षक आंखें गुस्से से भर गई। तुम बेशर्म कमीने हो। मैं तुम्हारे प्रति दयालु थी, लेकिन तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगी, चाहे मुझे खुद को मारना ही क्यों न पड़े। हैं, आपको क्या लगता है कि शरद ऋतु पर्वत पर दुष्ट साधकों में कितने अच्छे लोग हैं? आप बहुत भोले हैं। यदि आप खुद को मारना चाहते हैं, तो आपको अभी भी मेरी अनुमति लेनी होगी। तीनों पुरुष अपनी आभा छोड़ने से पहले जोर से हंसे, फिर खुद को क्रूर बाघों की तरह महिला पर फेंक दिया। महिला का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वो किंग एनवी संप्रदाय की एक प्रतिभाशाली शिष्या थी, लेकिन उसकी साधना केवल आधे जियांटियन दायरे तक ही पहुंची थी। एक उच्च रैंक वाली मार्शल स्पिरिट होने के बावजूद उसके पास पहले स्तर के जियांटियन दायरे की साधना के ठिकानों के साथ 3 दुश्मनों का सामना करने का कोई मौका नहीं था। ये विचार आते ही उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। क्या ये अंत है? बिना किसी हिचकिचाहट के किन नान, जो गुप्त रूप से देख रहा था, एक धमाके के साथ अपने स्थान से बाहर निकल आया। लुओहे साम्राज्य के शीर्ष 4 संप्रदाय थे: किंग एनवी संप्रदाय, रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय, अव्यवस्थित लपटे संप्रदाय और उड़ती तलवार संप्रदाय। संप्रदायों में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का उड़ती तलवार संप्रदाय के साथ सबसे खराब संबंध था और अव्यवस्थित लपटों संप्रदाय के साथ औसत संबंध था। केवल किंग एनवी संप्रदाय ही रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के अपेक्षाकृत करीब था। अफवाहों के अनुसार रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय और किंग एनवी संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय के नेता बचपन में एक साथ बड़े हुए थे। अगर ये एक चूका हुआ अवसर न होता, तो दोनों अभी एक दूसरे से शादी कर लेते। इसलिए साथ ही इस तथ्य के साथ कि किन नान को एक महिला को धमकाते हुए 3 पुरुषों को नापसंद था, उसने हस्तक्षेप करने और अपनी सहायता की पेशकश करने का फैसला किया। किन नान जंगल से प्रकट हुआ और ठंडे स्वर में चिल्लाया, ये वही बंद करो। तीनों पुरुष और हरे कपड़े पहने महिला दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस पल यहां कोई होगा। किन नान को देखते ही महिला का चेहरा खुशी से भर गया। हालांकि नजर पड़ते ही उसकी आंखों में खुशी के भाव तुरंत निराशा में बदल गए। तीनों पुरुषों ने भी किन नान की ओर देखा और उसकी आभा से किन नान के साधना आधार को महसूस करके लगभग हंस पड़े। इस युवक के पास केवल आधा जियांटियन क्षेत्र साधना आधार था। उस पल महिला का चेहरा उदास हो गया। उसकी थोड़ी सी उम्मीद तुरंत खत्म हो गई और उसने हताश स्वर में कहा, बड़े भाई, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद,
लेकिन आप उनके सामने बेमेल हैं। आपको अब चले जाना चाहिए। मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है कि आप किंग एनवी संप्रदाय को बताएं कि यहां क्या हुआ, ताकि मेरी वरिष्ठ बहन मुझसे बदला ले सके। ये सुनने के बाद तीनों पुरुषों के हावभाव बहुत बदल गए। अगर आज जो हुआ वो फैल गया तो उन्हें किंग एनवी संप्रदाय के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। उस पल तीनों पुरुषों ने एक मजबूत हत्या का इरादा दिखाया। उनमें से एक ने एक भयानक मुस्कान निकाली और कहा, युवा लड़के, तुमने स्वर्ग के बजाय नरक का रास्ता चुना। अगर तुम इतनी बेताबी से मौत चाहते हो तो मुझे लगता है कि हम तुम्हें तुम्हारी। इससे पहले कि वो आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, एक कटाव से एक कृपाण का प्रतिबिंब अचानक प्रकट हुआ। अचानक हुए कटाव ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और वे सभी समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहे। जब तक वे अपने विचारों को इकट्ठा करते, तब तक बोलने वाला आदमी कटाव में गिर चुका था। उस पल महिला हैरान थी। अन्य दो पुरुष भी हैरान थे। एक अर्ध जियांटिन क्षेत्र साधक एक प्रथम स्तर के जियांटिन क्षेत्र साधक को मार रहा है। इस युवक का साधना आधार वास्तव में क्या था? अन्य दो लोगों ने अपना सिर उठाया और किन नान की ओर देखा। उन्हें सहज रूप से कुछ कहने का मन हुआ, लेकिन वे कोई शब्द नहीं खोज पाए। तुरंत चले जाओ। किन नान ने दोनों की ओर देखा और एक जोरदार चीख निकाली। दोनों लोग सदमे से तुरंत उबर गए, जैसे कि वे अभी अभी अपने सपनों से जागे हों, और जितनी जल्दी हो सके घटनास्थल से चले गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें मौत की गंध आ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें भय का भाव पैदा हो गया था। अगर वे रुकते तो निस्संदेह वे मारे जाते। हरे रंग की पोशाक वाली महिला के चेहरे पर एक भाव था। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे शक्तिशाली और भयभीत करने वाले शरद ऋतु पर्वत के 3 गुंडों को थोड़े समय में इतनी तीव्रता से पराजित किया गया। बड़े भाई, महिला कुछ कहने वाली थी। उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गई और वो बोल पड़ी, बड़े भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी सहायता न होती तो मुझे डर लगता है। किन नान ने उसकी ओर देखा और इससे पहले कि वो बात खत्म करती, उसकी आकृति एक झिलमिलाहट के साथ जंगल में गायब हो गई। महिला दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन नान इतनी जल्दी चले जाएंगे। बड़े भाई, मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए अगली बार आपसे जरूर मिलूंगा। हरे कपड़े वाली महिला एक पल के लिए झिझकी, फिर अपनी मुट्ठी को मजबूती से घुमाया और अपने फटे हुए कपड़े को पकड़े हुए अनाड़ी तरीके से चली गई। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बातें सच हो जाएंगी। आधी धूप जलाने में लगने वाले समय के बाद किन नान आखिरकार नक्शे पर चिन्हित स्थान पर पहुंच गया। एक छोटी पहाड़ी के ऊपर एक गुफा थी। गुफा लगभग 6 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि गुफा में हवा का निकास है, क्योंकि गुफा से हवा निकलती हुई सुनाई दे रही थी। किन नान को तुरंत आगे बढ़ने की जल्दी नहीं थी और उसने दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को क्रियान्वित किया और गुफा को स्कैन किया। गुफा में एक जानवर रहता है। जानवर की आभा तीसरी परत के जियांटियन दायरे तक पहुंच गई है, जिसे फाउंडेशन मार्शल जानवर के शिखर के रूप में भी जाना जाता है। किन नान की आंखें थोड़ी झपक उठीं, क्योंकि उसका शरीर बिना किसी हिचकिचाहट के गुफा के पास पहुंच गया। अपनी वर्तमान अताविक साधना के साथ, हालांकि उसका साधना आधार केवल आधे जियांटियन दायरे में था, उसके शरीर के अंदर क्यूई की मोटाई पहली परत के जियांटियन दायरे के बराबर थी। वो निश्चित रूप से एक फाउंडेशन मार्शल जानवर के खिलाफ एक मौका था। परिणाम स्वरूप किन नान गुफा में जानवर से लड़ने से नहीं डरता था, जैसा कि अपेक्षित था। जब किन नान गुफा में 10 मीटर आगे बढ़ा तो एक जानवर की भयावह दहाड़ सुनाई दी। गुफा के अंदर एक विशाल आकृति जाग उठी थी, जो खून से लथपथ लाल आंखों से किन नान को घूर रही थी। उसके विशाल नथुने से गर्म हवा की 2 धाराएं निकल रही थी, जो झोंकों में बदल गई, जिससे किन नान के बाल
बेतहाशा नाचने लगे। ऐसा लग रहा था कि गुफा से निकलने वाली हवा वास्तव में जानवर की सांस थी। किन्नान की निगाहें जम गई और उसी क्षण उसने अपनी पीठ से कृपाण सुपरबिया निकाला और एक वार किया। रहस्यमय क्षेत्र के लघु सफलता चरण की शक्ति के साथ एक विनाशकारी कृपाण इरादा उत्सर्जित हुआ। पहले हमला करने की हिम्मत करने वाले इस छोटे से इंसान के हमले को देखने के बाद जानवर अविश्वसनीय रूप से पागल हो गया और अपनी विशाल हथेली को बहुत जोर से घुमाया। बैंग बैंग बैंग। गुफा के अंदर विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। किन्नान ने अपने हाथ में प्राचीन कृपाण सुपरबिया पकड़ी और अपने पैरों से रहस्यमय 8 कदम उठाए। उसने शक्तिशाली कृपाण इरादे का उपयोग करके विस्फोट करना जारी रखा, जो विशाल जानवर से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप विस्फोट हुए। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, किन्नान की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। न केवल इस विशालकाय जानवर का आकार बहुत बड़ा था और तीसरी परत के जियांटिन दायरे की खेती थी, बल्कि इसका पूरा शरीर तराजू की एक परत से ढका हुआ था, जो रहस्यमय दायरे के मामूली सफलता चरण के कृपाण इरादे से भी नष्ट नहीं हो सकता था। अगर उसके पास प्राचीन कृपाण सुपरबिया और रहस्यमय दायरे के मामूली सफलता चरण के कृपाण इरादे न होते, तो किन्नान पूरी तरह से पराजित हो जाता। अगर यह जारी रहा तो इस आदमी को हराने में हमेशा लग जाएगा। मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। किन्नान की आंखें चमक उठीं क्योंकि वो तेजी से अलग अलग योजनाएं बनाने लगा। वास्तव में अगर वो स्वर्गीय संचयी प्रहार का उपयोग करता, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, तो वो निश्चित रूप से जानवर को तुरंत मार सकता था। हालांकि स्वर्गीय संचयी प्रहार एक दोधारी तलवार थी, इसलिए किन्नान इसका उपयोग नहीं करना चाहता था जब तक कि उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो। ओ ठीक है, मेरी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें सब कुछ देखने में सक्षम है। मैं इसकी कमजोरी का पता लगाने में सक्षम हो सकता हूं। कांपते हुए किन्नान ने तुरंत अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को क्रियान्वित किया और जानवर का निरीक्षण किया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों के निरीक्षण के दौरान जानवर की कमजोरी उजागर हो गई। मार्शल जानवर की कमजोरी उसकी गर्दन के चारों ओर एक तराजू का टुकड़ा था। तराजू का टुकड़ा अन्य टुकड़ों की तुलना में 1 सेंटीमीटर चौड़ा था और इसके ऊपर रहस्यमय रेखाएं थी। सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बिना रेखाओं को देखना असंभव होगा। दिव्य युद्ध आत्मा, एक बार में एक विनाशकारी वार करो, एक विनाशकारी वार करो। किन्नान ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी पीठ से 10 सुनहरी किरणें तुरंत निकली, साथ ही दिव्य युद्ध आत्मा और उसकी शक्तिशाली आभा भी। रहस्यमय क्षेत्र के छोटे सफलता चरण को पूरी तरह से निष्पादित किया गया। कृपाण इरादे की एक धारा में विस्फोट हुआ। उसके शरीर के भीतर क्यूई ने कृपाण सुपरबिया में पागलों की तरह गड़गड़ाहट की। उस पल किन्नान अपनी सबसे मजबूत अवस्था में आ गया था और अपने सबसे मजबूत वार से हमला किया। धमाका। एक बहरा करने वाले धमाके के साथ एक चौंकाने वाला कृपाण इरादा फूट पड़ा, जिसने काली गुफा को एक चमकदार रोशनी से भर दिया। छाया में विशालकाय जानवर प्रकाश से प्रकट हुआ। वार को देखने पर एक मानवीय व्यवहार देखा जा सकता था। उसकी खूनी लाल आंखें घबराहट से भरी हुई थी। उस क्षण विशालकाय जानवर उन्माद में आ गया, जिससे उसे भयानक गति मिली, क्योंकि वो लगातार गुफा की दीवारों से टकरा रहा था, जिससे ऊपर से अनगिनत चट्टानें गिर रही थी। किन्नान ने इस महत्वपूर्ण क्षण में इतने बड़े आकार के जानवर की इतनी प्रभावशाली गति की उम्मीद नहीं की थी। इसके बावजूद उसका सबसे मजबूत वार फिर भी तराजू के टुकड़े पर जाकर गिरा। धमाका। जानवर हमले से नीचे जमीन पर गिर गया, जो मोटे तराजू में घुस गया और उसे विकृत कर दिया। दहाड़। विशाल जानवर ने दर्द से दहाड़ लगाई। फिर वो गुफा की दीवारों से टकराया और बड़ी तेजी से बाहर की ओर भागा। किन्नान ने उसकी आकृति पर नजर डाली। उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। फिर
वो गुफा के गहरे क्षेत्र में चला गया। जब वो गुफा के अंत में पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। उसके सामने एक दलदल दिखाई दिया जिसकी सतह पर बर्फ की एक परत जमी हुई थी जो उसे चमकदार रूप दे रही थी। बर्फ की परत के ऊपर कई गुलाबी रंग के फूल थे जो क्रिस्टल जैसे दिख रहे थे। फूल एक समृद्ध क्यूई उत्सर्जित कर रहे थे जिससे वे आकर्षक लग रहे थे। किन्नान ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और एक त्वरित नजर से उसने कुल 80 क्रिस्टलीय फूलों की गिनती की, ठीक वैसे ही जैसे राजकुमारी मियाओ मियाओ ने कहा था। मुझे नहीं पता कि उसे ये नक्शा कहां से मिला, इतनी सटीक जानकारी के साथ, किन्नान ने सोचा। लेकिन बिना किसी और बात के उसका चेहरा उत्साह से भर गया क्योंकि उसने क्रिस्टलीय फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि अचानक एक घटना घटी। गुफा के प्रवेश द्वार से आवाजें आती हुई सुनाई दे रही थी। किन्नान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई उस पल यहां होगा। उसने तुरंत क्रिस्टलीय फूल वापस ले लिए और बाहर निकलने की ओर चला गया। इस बीच गुफा के प्रवेश द्वार पर 5 महिलाएं खड़ी थी। ये पांचों महिलाएं हरे रंग की पोशाक पहने हुए थी, आकर्षक दिखने वाली और अद्भुत शारीरिक बनावट वाली। बाकी 4 का नेतृत्व करने वाली महिला ने अपनी पीठ पर एक प्राचीन तलवार रखी थी। उसका रूप दूसरों से थोड़ा बेहतर था और उसके चेहरे पर एक महान आभा थी। जब किन्नान गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो 5 लड़कियों में से एक ने बोलना शुरू किया। आप किस संप्रदाय से हैं? किन्नान ने उसकी ओर देखा और एक बार फिर अपनी भौहें सिकोड़ी। उसी समय एक हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी, बड़े भाई, ये आप हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। किन्नान ने सहज रूप से आवाज की दिशा में देखा और पहले से ही हरे रंग की लंबी पोशाक पहने महिला को देखकर दंग रह गया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी मिलेंगे। महिला का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। जो लाल होते हुए उसने कहा, बड़े भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेन जुएर है। आप मुझे जुएर कह सकते हैं। मुझे बचाने के लिए आपको धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिला। ये कहने के बाद चेन जुएर किन्नान की ओर चलने लगी। गर्व से भरी महिला, जो 5 में से नेता लग रही थी, उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और चेन जुएर को वापस खींचा, कठोर स्वर में कहने से पहले, जुएर, तुम नहीं जा सकती। चेन जुएर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए असंतुष्ट स्वर में उत्तर दिया, वरिष्ठ बहन वांग, आप क्या कर रही हैं? क्या मैंने आपको अभी नहीं बताया था कि वो बड़ा भाई है जिसने मुझे बचाया है? अगर वो नहीं होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। अभिमानी महिला ने उसे घूर कर देखा, फिर अपनी नजर किन्नान पर घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, जुएर से संपर्क करने की आपकी क्या योजना है? किन्नान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वो बिना किसी बोलने में रुचि के जोर से हंसने लगा। यह सुनकर चेन जुएर घबरा गई। बहन वांग, आप क्या कह रही है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसे गर्वीली महिला ने बीच में ही रोक दिया, जिसकी आंखें किन्नान पर टिकी रहीं, और उसने खोखली हंसी के साथ कहा, तुम जुएर को धोखा दे सकती हो, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। पहले वाला जानवर तुम्हारे द्वारा भागा हुआ भेजा गया था, है ना? जानवर के पास तीसरी परत के जियांटियन क्षेत्र की ताकत थी, लेकिन आपकी साधना का आधार केवल आधे जियांटियन क्षेत्र में है, इसलिए आपको एक अताविक साधक होना चाहिए। फिर भी मैं, वांग रूलिंग, आपसे नहीं डरता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ईमानदार होता। किन्नान ने शब्दों को सुनने के बाद अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने सामने खड़ी घमंडी महिला का निरीक्षण करते हुए अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को खोल दिया। 9वीं कक्षा की हुआंग मार्शल स्पिरिट अर्ध जियांटियन क्षेत्र हथियार के साथ एक की पूर्णता चरण में है। उसकी क्षमता को एक सुपर जीनियस के रूप में माना जा सकता है। वो संभवतः अन्य 3 संप्रदायों में से एक से आई है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी घमंडी है। किन्नान ने खुद से कहा और तुरंत अपना चेहरा सीधा कर लिया। ये महिला उसे झूठा दोषी ठहराती रही,
क्या उसे लगता है कि मैं उसे ऐसे ही रहने दूंगा? किन नान ने तब खंडन किया, जिनके पास दिमाग है वे जानते होंगे कि अगर मेरे मन में जुएर के बारे में कोई बुरा विचार है तो जानबूझकर उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक वरिष्ठ बहन के रूप में न केवल आपने जुएर को बचाने के लिए मुझे धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय आपने मुझे दोषी ठहराने की कोशिश की। आपकी योजना क्या है? किन नान ने आखिरी कुछ शब्दों पर अपनी आवाज ऊंची कर दी, जिससे ऐसा लगा कि वो पूछताछ कर रहा था। महिलाएं कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि किंग नू संप्रदाय के अन्य 3 शिष्यों ने अपने चेहरे पर एक उग्र भाव धारण किया और बोल पड़े, आपने सीनियर सिस्टर वांग को डांटने की हिम्मत कैसे की? क्या आप पागल हो गए हैं? क्या आपको नहीं पता कि वो हमारे किंग नू संप्रदाय की सीनियर सिस्टर वांग रूलिंग है? ये आदमी शायद दोषी है। ओह, न केवल 3 शिष्य नाराज थे, बल्कि वांग रूलिंग भी नाराज थे। किंग नू संप्रदाय में बाहरी डोमेन शिष्यों की शीर्ष प्रतिभा के रूप में, और वो जो आंतरिक शिष्यों के पहले बुजुर्ग की शिष्य भी थी, उसके आगे एक महान भविष्य था। उसे आखिरी बार कब डांटा गया था? किन नान ने तीनों शिष्यों की फटकार को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें गुस्से से भरे चेहरे वाले वांग रूलिंग पर शांत भाव से टिकी हुई थी, और उसने कहा, चलो बकवास बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारी योजना मुझसे क्रिस्टलीय फूल प्राप्त करने की है। मुझे दोषी ठहराने का इससे क्या लेना देना है? लड़कियां एक बार फिर दंग रह गई। उनकी यहां की यात्रा वास्तव में क्रिस्टलीय फूलों को पाने के लिए थी, लेकिन वे किन नान में ठोकर खाने के बाद इसे भूल गई। चेंग जुएर के विचार एक पल के लिए खाली हो गए। फिर वो सदमे से उबरी और गुस्से से भरे लहजे में बोली, बड़े भाई, बकवास मत करो। बड़ी बहन बस चिंता कर रही थी। हालांकि इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती, वांग रूलिंग ने किन नान को घूरते हुए खोखली हंसी के साथ कहा, ऐसा लगता है कि तुम बहुत होशियार हो। तुम सही कह रही हो। मेरा लक्ष्य क्रिस्टलीय फूल प्राप्त करना है। अब जब तुमने अनुमान लगा लिया है, तो तुम्हें होशियार होना चाहिए और अपने द्वारा पाए गए सभी क्रिस्टलीय फूलों को सौंप देना चाहिए। अगर नहीं, तो तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। चेंग जुएर को यह शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। शुरू में उसे लगा कि वांग रूलिंग किन नान से उसकी सुरक्षा के लिए सवाल कर रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग रूलिंग की एकमात्र चिंता क्रिस्टलीय फूल होंगे। वरिष्ठ बहन, आप। चेंग जुएर का चेहरा उसी क्षण पीला पड़ गया, जिससे वो बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई। अन्य 3 शिष्य जो पहले बहुत क्रोधित थे, उस क्षण चुप हो गए। हालांकि उन्हें वांग रूलिंग की हरकतें पसंद नहीं थी, लेकिन वांग रूलिंग की प्रतिभा और पृष्ठभूमि के विचारों ने उन्हें चुप रहने और उसके पक्ष में खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। ये मार्शल आर्ट की दुनिया की क्रूरता थी। ये सब किसी की ताकत पर निर्भर करता है। हाँ, किन नान जोर से हंसी और मजाक करते हुए कहा, मुझे पछतावा करवा रहे हो? मुझे अब ये देखने में काफी दिलचस्पी है, तुम मुझे जीवन भर कैसे पछतावा करवाओगे। ये कहने के बाद किन नान की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई और उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई। इसके बाद किन नान ने अपना पैर जमीन पर पटका और वांग रूलिंग की ओर प्रथम स्तर के जियांटियन क्षेत्र के बराबर एक दमनकारी आभा उत्सर्जित की। वांग रूलिंग की अभिव्यक्ति बदल गई। उसका साधना आधार केवल आधे जियांटियन क्षेत्र में था। प्रथम स्तर के जियांटियन क्षेत्र की आभा के दमन के तहत वो केवल अपनी छाती पर कुछ कुचलते हुए महसूस कर सकती थी, जिससे उसकी सांस लेने में बाधा आ रही थी। प्रथम स्तर जियांटियन क्षेत्र, मैं आपको बता दूं, मैं किंग नू संप्रदाय के बाहरी क्षेत्र का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। मेरे गुरु किंग नू संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में पहले बड़े हैं। यदि आप आज मुझे अपमानित करते हैं, तो आप इसके परिणाम नहीं भुगत पाएंगे। अगर तुम होशियार हो, तो क्रिस्टलीय फूल तुरंत मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारे दुर्व्यवहार को माफ कर दूंगा। वांग रूलिंग की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। उसके डरने का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय
उसने किन्नान को तिरस्कारपूर्ण रवैये से धमकाना शुरू कर दिया। किन्नान थोड़ा चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये वांग रूलिंग इतना घमंडी होगा, जो मौजूदा परिस्थितियों में उसे धमकी देने की हिम्मत करेगा। मेरे दुर्व्यवहार को माफ कर दोगे? मैं देखना चाहता हूं कि मैं किस तरह के परिणाम नहीं झेल सकता। किन्नान का चेहरा भावहीन रहा, क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली कृपाण इरादा निकला। उस पल जंगल का तापमान तेजी से गिर गया। पांचों महिलाओं के हाव भाव काफी बदल गए। खास तौर पर वांग रूलिंग की आंखें एकदम चौंक गई थी, क्योंकि उसने अचानक कहा, रहस्यमय क्षेत्र का लघु सफलता चरण? आपने रहस्यमय क्षेत्र के लघु सफलता चरण में महारत हासिल कर ली है? ये कैसे संभव है? अन्य महिला शिष्यों की आंखें भी आश्चर्य से भर गई थी। जैसा कि सभी जानते थे, मार्शल क्षेत्र के संदर्भ में प्रत्येक स्तर ऊपर जाना किसी की ताकत में अविश्वसनीय वृद्धि के बराबर था। यहां तक कि नवी कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ वांग रूलिंग जैसी एक सुपर जीनियस भी हथियार के साथ केवल एक के पूर्णता चरण तक ही पहुंच पाई थी। उसे रहस्यमय क्षेत्र के लघु सफलता चरण को प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 और वर्ष की आवश्यकता होगी। हालांकि उनसे पहले ये युवक रहस्यमय क्षेत्र के लघु सफलता चरण तक पहुंच गया था। क्या इसका मतलब यह है कि ये युवक भी एक सुपर जीनियस है? उस पल वांग रूलिंग की आंखों में आखिरकार थोड़ा सा आतंक दिखा। खास तौर पर कृपाण इरादे के दमन के तहत उसका पूरा शरीर जमीन पर जड़वत हो गया था, मानो वो पूरी तरह से जम गई हो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा, तुम मुझे जीवन भर पछताने के लिए कैसे मजबूर करोगे? किन्नान की निगाहों से एक अविश्वसनीय हत्या का इरादा निकला, क्योंकि उसके पीछे 7 प्राचीन कृपाण कंपन करने लगे और भिनभिनाने लगे, जिससे एक शक्तिशाली कृपाण इरादा जमा हो गया। हत्या के इरादे ने तुरंत पूरे जंगल को भर दिया। उस पल किन्नान एक रीपर में बदल गया था। वांग रूलिंग की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई, क्योंकि उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। वो हत्या के इरादे से मौत की गंध सूंघ सकती थी, जिससे उसका दिल कांप उठा और वो बहुत डर से भर गई। उसे संदेह नहीं था कि किन्नान अगले पल हमला करेगा, उसे तुरंत मार देगा। मैं वांग रूलिंग ने अपना मुंह चौड़ा किया। पहले वाला तिरस्कारपूर्ण रवैया खत्म हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। उसकी प्रतिक्रिया देखने के बाद किन्नान ने एक खोखली हंसी निकाली और अपनी आभा वापस ले ली। इससे पहले कि वो कहे, तुम अकेले मुझे जीवन भर पछताने के लिए पर्याप्त नहीं हो। इसके बाद किन्नान की आकृति एक धमाके के साथ जंगल में गायब हो गई। पांचों महिला शिष्यों ने किन्नान की विदा होती हुई आकृति को देखा और कुछ समय के लिए अपने विचारों को खो दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सुंदर दिखने वाले लड़के के पास इतनी भयानक आभा कैसे थी, जिससे वे सभी कांप उठे। वरिष्ठ बहन चेंगजुएर ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और आंसू भरी आंखों से वांग रूलिंग को देखा। वांग रूलिंग का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। जैसे ही वह मुड़ी और उसे घूरते हुए तीखे स्वर में कहा, चेंगजुएर, वो आदमी कौन था? क्या वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुमने जानबूझकर मेरे साथ व्यवहार करने के लिए चुना है? तुम कुतिया, बहुत दुष्टतापूर्ण कार्य। तुम्हारी वरिष्ठ बहन के रूप में मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जैसे ही शब्द बोले गए, वांग रूलिंग ने तुरंत चेंगजुएर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसने चेंगजुएर पर किन्नान से मिली सारी शर्म और गुस्सा निकालने का फैसला किया। चेंगजुएर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो जो देख रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वरिष्ठ बहन मुझ पर हमला कर रही है? क्या वो अभी भी वही वरिष्ठ बहन है जिससे मैं परिचित हूं? हालांकि उसी समय कहीं से एक शोर की आवाज सुनाई दी। एक शाखा हवा में उड़ती हुई उनकी ओर आती हुई दिखाई दी, फिर जमीन पर गिर गई। शाखा के भीतर से एक भयानक कृपाण का इरादा तुरंत फट गया। ये वांग रूलिंग जम गई। उसकी हथेली हवा में लटकी हुई थी।
उसके दिल में एक बर्फीली सनसनी बढ़ गई कि नान वांग रूलिंग जैसी लड़कियों को गंभीरता से नहीं लेते थे। अगर वो किंग नू संप्रदाय की शिष्या नहीं होती तो किन नान बिना किसी संदेह के उसे मार देते। जहां तक चेंग जुएर का सवाल है, उसे बचाना वो स्वाभाविक रूप से करता। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी दयालुता का बदला चुकाएगी। जब किन नान रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए विभाजित क्षेत्र में लौटे तो राजकुमारी मियाओ मियाओ अभी तक वापस नहीं लौटी थी, जबकि अन्य लोग एकांत में साधना कर रहे थे। मंडप के खुलने में 3 दिन बाकी है। मुझे अपनी साधना को स्थिर करने के लिए शेष अवधि के लिए ध्यान करना चाहिए। किन नान ने तुरंत एक निर्णय लिया और साधना के लिए तैयार होकर अपने कमरे में प्रवेश किया। अचानक दूर से एक भयानक जोरदार धमाका सुनाई दिया। क्या बात है? किन नान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, क्योंकि वो खड़ा हुआ और इमारत से बाहर निकल गया। इमारत के बाहर झांग ताई, हुआंग लोंग और अन्य लोग विस्फोट के कारण पहले से ही वहां मौजूद थे। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। धमाका, धमाका, धमाका। उस समय विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी, जैसे कि आकाश से बिजली की एक श्रृंखला नीचे गिरी हो, जिसने शरद ऋतु पर्वत की संपूर्णता को घेर लिया हो। शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर 2 शक्तिशाली ताकतें एक दूसरे से टकराती रहीं, जिससे विभिन्न रंगों से भरे विस्फोट हुए और अनगिनत गरजने वाले बादलों की गड़गड़ाहट हुई। भूतपूर्व जानवरों की हल्की दहाड़ भी सुनी जा सकती थी, जो एक चौंकाने वाला और दुर्लभ अनुभव दे रही थी। ये देखकर किन नान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इतनी भयानक प्रभाव पैदा करने में सक्षम होने के लिए ये ताकतें कितनी मजबूत है। किन नान के अलावा शरद ऋतु पर्वत का हर दुष्ट साधक भी पूरी तरह से स्तब्ध था, क्योंकि वे सभी 2 शक्तिशाली ताकतों के टकराव को देखने के लिए अपने सिर उठाए हुए थे। कुछ क्षणों के बाद झांग ताई ने आखिरकार अपने विचारों को इकट्ठा किया और एक गहरी सांस के साथ कहा, मुझे डर है कि ये 2 मार्टियन पूर्वज विशेषज्ञ हैं जो शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर लड़ रहे हैं। हुआंग लोंग और अन्य लोग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर शब्दों को सुनने के बाद किन नान की ओर देखा। वे सभी जानते थे कि किन नान के साथ आई सुंदर छोटी लड़की एक मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ थी। मार्शल पूर्वज विशेषज्ञों में से एक निश्चित रूप से राजकुमारी मियाओ मियाओ है। मेरी समझ से वो निश्चित रूप से शरद ऋतु पर्वत पर स्थित किसी कीमती खजाने को लूटने के लिए किसी से लड़ रही है। किन नान ने सोचा, इससे पहले कि वो अपने विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाएं और एकांत में लौट आए। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन का उद्घाटन दिवस था। झांग ताई के नेतृत्व में किन नान और अन्य लोग एक पहाड़ पर पहुंचे। ये पहाड़ अन्य पहाड़ों से थोड़ा अलग था, जिसके शिखर पर एक चौकोर जैसी विशाल घाटी थी, जिसमें कम से कम 1000 लोग बैठ सकते थे। जब किन नान का समूह पहुंचा, तब पहाड़ की चोटी पर पहले से ही भीड़ थी। उनमें से ज्यादातर लोहे साम्राज्य के दुष्ट साधक थे। क्या तुम्हें पता है, 2 दिन पहले ऑटम माउंटेन पर 2 मार्शल एंसेस्टर जानवरों के बीच लड़ाई हुई थी। क्या सच में? तुमसे झूठ बोलने का क्या मतलब है? अफवाहें कहती है कि ऑटम माउंटेन पर एक अविश्वसनीय रूप से कीमती खजाना छिपा हुआ है। ये 2 जानवर ठीक इसी खजाने के लिए लड़ाई में शामिल थे। हे, मैंने भी देखा। लड़ाई 1 दिन और 1 रात तक चली। अंत में एक जानवर मारा गया। ओह, ये दुष्ट साधक एक दिन पहले हुई चौंकाने वाली लड़ाई पर चर्चा करते हुए उत्साहित भाव से पेश आ रहे थे। ये बातचीत सुनने के बाद किन नान का चेहरा भाव शून्य था। 2 दिन पहले ही उसने राजकुमारी मियाओ मियाओ से संपर्क खो दिया था। हालांकि किन नान को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। सच तो यह था कि राजकुमारी मियाओ मियाओ के जीवित या मृत होने से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा रक्त संधि के कारण किन नान को थोड़ा बहुत आभास हो गया था कि राजकुमारी मियाओ मियाओ अभी भी जीवित है। झांग ताई ने दुष्ट साधकों की शोरगुल भरी भीड़ को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली।
फिर उसने एक कश छोड़ा और अपने मार्शल सम्राट की आभा बिखेरी। जीवंत भीड़ तुरंत चुप हो गई, मानो उन पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। सभी दुष्ट साधक पीछे मुड़ गए। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय यहां है, कृपया रास्ता दें। झांग ताई ने अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना कहा। झांग ताई को रोकने वाले दुष्ट साधक तुरंत एक तरफ हट गए और रास्ता बना लिया। झांग ताई के आगे आगे बढ़ने के साथ किन्नान और अन्य लोग पहाड़ के किनारे तक पीछे पीछे चले गए, जिससे उन्हें शरद ऋतु का तारा महासागर देखने को मिला जो उनके पास ही था। दुष्ट साधकों ने नाराज होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वे उत्साह और सम्मान के साथ आपस में बातचीत करने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय यहां सबसे पहले आएगा। टस्क, टस्क, ध्यान से देखो। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के ये प्रतिभाशाली लोग, वे सभी आधे जियांटियन दायरे में पहुंच गए हैं। बेशक वे आधे जियांटियन क्षेत्र में होंगे, ये लोग रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के असली प्रतिभाशाली लोग हैं। दुष्ट साधकों ने किन्नान और अन्य लोगों की ओर प्रशंसा और सम्मान से देखा। मो ज़िशान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और नरम लहजे में पूछा, सिर्फ शीर्ष 4 संप्रदायों के शिष्यों को ही मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप में प्रवेश करने की अनुमति है। ये दुष्ट साधक यहां क्यों हैं? न केवल मो ज़िशान भ्रमित था, बल्कि किन्नान सहित अन्य लोगों के भी यही सवाल थे। झांग ताई ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, ये दुष्ट साधक यहां एक और अवसर के लिए आए हैं, आप लोग बाद में देखेंगे। किन्नान और अन्य लोगों ने कोई और सवाल पूछे बिना अपना सिर हिलाया। फिर वे मुड़े और मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप के खुलने का इंतजार करते हुए दूर से ऑटम स्टार ओशन की ओर देखा। आखिरकार आधे घंटे के बाद ऑटम स्टार ओशन पर एक अजीब नजारा देखने को मिला। विशाल ऑटम स्टार ओशन से ऑटम माउंटेन की ओर 100 मीटर से ज्यादा ऊंची एक विशाल लहर आती हुई देखी जा सकती थी, जिससे पूरा इलाका हिंसक रूप से हिल रहा था। इस चौंकाने वाले दृश्य ने सभी के हाव भाव बदल दिए। एक थोड़े बूढ़े दिखने वाले बदमाश साधक ने उत्साहित चेहरे के साथ चिल्लाया, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन आ रहा है, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन आ रहा है। यह सुनकर किन्नान और अन्य लोगों ने अपने चेहरे सीधे किए और विशाल लहरों को घूरते रहे। विशाल लहरों के पीछे आसमान में सुनहरी रोशनी की किरण दिखाई दे रही थी। सुनहरी रोशनी के भीतर 5 मंजिलों वाला एक मंडप धीरे धीरे दिखाई दिया, जो पहाड़ की तरह लुढ़कती लहरों पर टूट रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी रहस्यमयी शक्ति से ढका हुआ था, जिसके कारण तेज लहरों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो ये मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन है? किन्नान ऊर्जावान हो गया, क्योंकि उसने सहज रूप से अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से विशाल मंडप पर नजर डाली। एक झलक के साथ उसके मस्तिष्क में एक तेज धमाका सुना जा सकता था, जिससे वो भिन भिनाने लगा। यहां तक कि दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें, जो सब कुछ देखने में सक्षम थी, अंदर क्या था ये देखने में विफल रही। जब किन्नान ने इसकी सामग्री का निरीक्षण करने की कोशिश की, तो उसके मस्तिष्क में एक अवर्णनीय प्राचीन शक्ति विस्फोटित हुई। इस शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, नहीं इसकी जांच की जानी चाहिए। अगर किन्नान की पहली परत की जियांटियन दायरे की साधना नहीं होती, तो वो तुरंत अपनी चेतना खो देता। ये मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन वास्तव में भयानक है। किन्नान ने अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें वापस ले ली और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया।